हर कोई धुलेरा को इंडिया का दुबई बोल रहा है। जी। ये सच है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक चल रहा है? कई लोग होते हैं जैसे आप जैसे विजनरी है जिन्होंने 5-6 साल पहले ही धूल में खिलता हुआ फूल देख लिया और लग गया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, भर भर के आ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग लेट हो गए जो इस पॉडकास्ट के बाद जागे। तो क्या धुलेरा में इन्वेस्ट करने का मौका अभी भी है या आम आदमी के लिए ट्रेन निकल चुकी? तीसरा होता है एनवायरमेंट। दुबई इसलिए भी जीतता है क्योंकि दुबई में रात को 12 बजे अगर लेडी जा रही है तो उसको कोई आंख उठा के देख नहीं सकता जी। और मेरे ख्याल से ये बात गुजरात के लिए फेमस है इंडिया में। हाँ, गुजरात सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप अमूमन देखेंगे। अहमदाबाद के अंदर भी आप रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर कोई व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो सेफ है रहने के हिसाब से बहुत ही सेफेस्ट। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हजारों साल से पहले जनता जाके बसी है, उसके बाद सरकार या इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। जी। ये पहली वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट तैयार कर रही है और फिर पूरी दुनिया को इनवाइट कर रही है आने के। कोई भी एयरपोर्ट के अंदर बनने के बाद भी कई एक साल लग जाते हैं जब कस्टम क्लियरेंस और इन सारी चीज़ों की परमिशन आती है। जी। और डिले फिर क्योंकि फ्लाइट्स नहीं होती हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। धुलेरा में पहली बार ऐसा हुआ, शायद इंडिया की हिस्ट्री में शायद अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि एयरपोर्ट का ट्रायल नहीं हुआ है, कंप्लीशन नहीं हुआ है, उससे पहले यहाँ कस्टम क्लियरेंस की परमिशन आ चुकी है। शायद ये इंटरव्यू अगर नरेंद्र मोदी जी से हम दोनों भाई ले रहे होते तो वो इस बात पे शायद स्माइल देते, बोले भाई लोगों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम संभावनाओं के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो होने ही वाला है। ये तो होने वाला। आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा, या कब से आपको नजर आएगा ये अलग का। नितिन जी, अगर कोई बिगनर है और उसके पास 5, 10, 15 लाख रुपए ही हैं तो क्या उसके लिए भी धुलेरा में अपॉर्चुनिटीज हैं? सर निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। धुलेरा के आसपास जैसे कुछ विसिनिटी एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जहां लोग अपना निवेश कर सकते हैं। शायद मैं ये कहूँगा कि अभी एट प्रेजेंट धुलेरा में 10-15 लाख के जो क्लाइंट्स हैं या जिनका टिकट साइज है वो शायद अंदर अभी उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। लेकिन धुलेरा के विसिनिटी एरिया में जस्ट लाइक एयरपोर्ट या उसके और अदर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें भी पिछले 4-5 साल में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आया है और आने वाले समय में भी आएगा। दोस्तों नमस्कार, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, इंडिया का नया दुबई धुलेरा बहुत सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे आश्चर्य होता है ये जान के कि बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं मालूम धुलेरा क्या है। और अगर किसी को नहीं मालूम तो बता देता हूँ, ये मोदी जी का, हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और किसी प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए नॉट प्रोफेशनली बट इंटेंशनली अगर उस देश का प्रधानमंत्री ही इच्छा रखता हो तो उस जगह का भविष्य क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। आज का पॉडकास्ट धुलेरा से रिगार्डिंग वन ऑफ द बेस्ट, मैं ईगोइस्ट नहीं बनना चाहता इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बट एक्चुअली द बेस्ट। अगर आपको धुलेरा के बारे में समझना है माइक्रो लेवल पर तो ये पॉडकास्ट आपके लिए दी बेस्ट पॉडकास्ट आज हम लेकर आए हैं। बिकॉज आज मैं दी बेस्ट पर्सन को भी लेकर आया हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त नितिन जी, फाउंडर नेस्टोरिया ग्रुप, और बहुत ही अजीज दोस्त हैं हम लोग। धुलेरा से लेकर दिल्ली से लेकर दुबई तक खूब घूमते हैं, मस्ती करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, गिरते हैं, धूल फाकते हैं, खून निकलता है हमारे अंदर और हम सीखते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं वो आपको बताएंगे। और मैं द ओनर, फाउंडर एंड सीईओ एसेट्स ग्रुप ऑफ कंपनी, हम एसेट्स ग्रुप और नेस्टोरिया ग्रुप मिलकर धुलेरा के लिए कुछ विजन रखते हैं, बहुत बड़ा विजन रखते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और नितिन जी को आज मैं हुक करूंगा, स्क्रैच करूंगा, पूछूंगा इनसे छील छील के। आज मैं नितिन जी के साथ नहीं हूं, आज मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं आपकी तरफ हूं और आपकी तरफ से वो सारे क्वेश्चन इनसे पूछने वाला हूं। वाई धुलेरा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों और वैसा क्यों। तो तैयार रहिए इंडिया के धुलेरा से रिलेटेड बेस्ट पॉडकास्ट के लिए। नितिन जी नमस्कार और स्वागत है आपका। और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं, बातचीत करने का आपसे मौका मिल रहा है। लास्ट टाइम हम लोग दुबई में मस्ती कर रहे थे और आप धुलेरा की बात कर रहे हैं अहमदाबाद सिटी में। मैं आपसे दुबई की इनसाइट्स ले रहा था, आज आप मुझसे धुलेरा की इनसाइट्स ले रहे हैं। एब्सोल्युटली, और हम दोनों का ड्रीम है कि इंडिया में हम दुबई से बेहतर कुछ बना पाएं। जी। और आप तो बहुत डेडिकेशन से अपनी
ज़्यादा मेरे ख्याल से लाइफ के साल दे चुके हैं जी जी और रिमार्केबल काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। जी जी तो आज हम समझना चाहेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि हर कोई धुलेरा को इंडिया का दुबई बोल रहा है, जी जी ये सच है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक चल रहा है? सर, ये 100% नहीं, मैं कहूँगा 1000% सच है कि इंडिया के अंदर जो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि दुबई बन रहा है, वो धुलेरा बन रहा है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि क्यों हम इसको ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं या ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दुबई आज आप देखेंगे पिछले लगभग 65 से 70 साल की हिस्ट्री है। दुबई ने सबसे पहले काम शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई कि पूरी दुनिया से लोग आकर के वहाँ रह सकें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके। तो आज आप देखेंगे कि वहाँ पर मल्टीपल कम्युनिटीज़, यूएस से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पर यूके के लोग भी हैं, वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी भी हैं, और सारे मिल करके दुबई की ग्रोथ स्टोरी को बना रहे हैं, हर दिन बना रहे हैं। तो उन्होंने पॉलिसीज़ उस तरीके की बनाए। आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, सिंगापुर को देख सकते हैं, आप शंघाई को देख सकते हैं। ये 3 जगह ऐसी हैं जो मैं मानता हूँ कि एक एग्जांपल सेट करती हैं कि अगर आपने एक वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक एनवायरनमेंट भी दिया है कि जहाँ पूरा का पूरा एक सोशल इकोसिस्टम बन सके, और पॉलिसीज़ उस तरीके की बनाई है कि कोई भी आकर के दुनिया से बिजनेस वहाँ पर कर सके, अपनी ग्रोथ स्टोरी बना सके। तो जब ये तीनों जगह हुआ तो आप देखेंगे वर्ल्ड में इन तीनों का एक अपनी ब्रांड वैल्यू है जो क्रिएट की है। सेम जब आप धुलेरा की तरफ देखते हैं तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि शायद कभी ऐसा हुआ है कि पहले दिन से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक इकोसिस्टम जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए चाहिए था। तो पैरेलल कनेक्टिविटी पे बहुत सारा सरकार ने पैसा खर्च किया, और ये मैं समझता हूँ इंडिया की थाउजेंड्स ऑफ ईयर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जिसमें सारा का सारा एक इकोसिस्टम बनाया है। फिर दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि एनवायरनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस है उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पॉलिसीज़ का और एनवायरनमेंट का। तो सरकार ने उस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई। जैसे मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आप उसकी और डेप्थ में जा पाएंगे, और जो आपने दुबई की बात कही जी जी तो वो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्यों मैं उस संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ। तो जब पॉलिसीज़ बनाई तो मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं इंडिया में, हर डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं। धुलेरा के लिए डेडिकेटेड सेमिकॉन पॉलिसी बनाई गई जिसमें डिक्लेयर किया गया कि हम यहाँ पर सेमिकॉन बनाएंगे, और रिसेंटली SIR के अंदर SEZ अनाउंस किया है। तो ये भी अपने आप में शायद पहली बार हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, एक एनवायरनमेंट बनने जा रहा है। तो आज धुलेरा के अंदर आप देखेंगे ताइवानीज भी आ रहे हैं, कोरियंस भी आ रहे हैं, जापानीज भी आ रहे हैं, और जब कहीं भी कोई एक जगह पर मल्टीपल कम्युनिटी इकट्ठी होती है तो एक नए तरीके का एनवायरनमेंट बनता है जो कि ग्रोथ के लिए काम करता है, एक दूसरे की ग्रोथ स्टोरी के लिए काम करता है। तो आज जैसे दुबई में हो रहा है, आप देखेंगे रशियंस भी काम कर रहे हैं, यूक्रेन के भी काम कर रहे हैं, वहाँ इंडियंस और पाकिस्तानीज भी मिलकर के काम कर रहे हैं, और वो खुद की ग्रोथ के लिए भी काम कर रहे हैं, इवन दुबई की भी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। आज दुबई में कहा जाता है कि रेंटल यील्ड वर्ल्ड में सबसे अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप आज देखेंगे कि धुलेरा में भी 8 to 10% का रेंटल इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि कम्युनिटी मूव कर रही है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। सो आप 100% नहीं, मैं कहूँगा 1000% कह सकते हैं कि दिस विल बी नेक्स्ट दुबई इन इंडिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आपके डिस्कशन से निकली, बिकॉज हम लोग इसको बीच बीच में दुबई से रिलेट करते चलेंगे, क्योंकि दुबई की जो एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी है वो लास्ट 25 साल की है। जी डेफिनेटली आपकी बातों से जो निकल के आया कि उन्होंने एक इकोनॉमिक ग्रोथ दिया, एनवायरनमेंट वहाँ पे एक ऐसा क्रिएट किया जो कि यहाँ पे सेम एनवायरनमेंट गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। बिकॉज एक बड़े एरिया को अगर बसाना है, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, तो वो एक आम पब्लिक के बस की बात नहीं है, वो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व एंड ही इज डीपली इंटरेस्टेड कि वहाँ पे उस टाइप का डेवलपमेंट हो। श्योर। तो यहाँ पे टाटा और उसकी बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, और बिग वे में, जैसा आपने बताया, चिप एंड ऑल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरा, दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ को लोग मिलेंगे, जी एंड सेम एनवायरनमेंट हमारा
धोलेरा में बन रहा है, जी 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 एंड बाई चांस दोनों हो भी डी से शुरू रहे हैं, तो मे बी गॉड की ब्लेसिंग भी सेम टाइप ही रहेगी। जी जी सो यहाँ पर भी आज अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, जापानीज, कोरियन, ताइवानीज एंड ऑफ कोर्स चाइनीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इंडियंस तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं, जी जी एंड टॉप वर्ल्ड के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग भी आ रहे हैं। तो ये एक मल्टी नेशनैलिटीज का प्लेस बनता जा रहा है। और तीसरा होता है एक एनवायरनमेंट। दुबई इसलिए भी जीतता है क्योंकि दुबई में रात को 12 बजे अगर लेडी जा रही है तो उसको कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। जी। और मेरे ख्याल से ये बात गुजरात के लिए फेमस है इंडिया में। हाँ, गुजरात सेफेस्ट प्लेस है, जहाँ पे आप अमूमन देखेंगे अहमदाबाद के अंदर भी आप रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर कोई व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो सेफ है रहने के हिसाब से, बहुत ही सेफेस्ट प्लेस है। मेरे को तो याद है आज से 20 साल पहले की स्टोरी है। मेरे दोस्त हैं बहुत ही अजीज, नवीन भाई, नवीन पटेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़े फेमस। उनकी बिटिया है पूजा। तो रात को हमने 3 बजे तक डिनर किया, और रात को जब हम लोग रेस्टोरेंट से या किसी जगह से बाहर निकल रहे थे तो पूजा अपनी स्कूटी लेके अलग निकल गई और हम लोग आ गए। तो मैंने पूछा, नवीन भाई रात में 3 बजे बच्ची, कहते अनुराग भाई गुजरात है ये, हाँ ये गुजरात है। तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी इवन फॉर ए लेडी वो ऑलरेडी अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ये सारे पैरामीटर मिलकर धुलेरा को एक डिफरेंट प्लेस पर और रखते हैं। इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अहमदाबाद में तो है ही है, धुलेरा में तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे दुबई में आज आप देखेंगे कि उसके लिए एक पूरा टेक्नो सिस्टम भी है, टेक सिस्टम भी है, 1-1 इंच वहाँ का कैमरे के अंदर। तो सेम धुलेरा के अंदर भी आप देखेंगे पूरा का पूरा सिटी जो है वाईफाई सिटी है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सर्विलांस पर है। आईसीटी का बहुत अच्छा इन्होंने यूज़ किया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, विप्रो ने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो वो जो एक इकोसिस्टम देता है पूरे शहर को, वो सिस्टम देता है कि पूरा का पूरा शहर जो है वो प्रॉपर सर्विलांस में, मॉनिटरिंग में है, और आपको हर चीज़ की इंसाइट और एक्सेस एक जगह से मिल सकती है। वाह। तो ये इकोसिस्टम आने वाले समय में सेफेस्ट प्लेस जो है इंडिया के अंदर बनाएगा धुलेरा को। और एक चीज़ और यूनिक आपके पॉइंट में से निकल गया कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हज़ारों साल से पहले जनता जाके बसी है, उसके बाद सरकार या इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। जी जी ये पहली वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट तैयार कर रही है और फिर पूरी दुनिया को इनवाइट कर रही है आने के लिए। सर, आपकी बात में एक बात और मैं ऐड कर रहा हूँ। एयरपोर्ट मतलब इंडिया में वैसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन धुलेरा का एयरपोर्ट मुझे इसलिए थोड़ा अलग लगता है कि वहाँ पर रहने के लिए लोग नहीं हैं, बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, आसपास लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर पहली बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। मतलब शायद ही कभी ऐसा हो जहाँ लोग नहीं हैं और पहले दिन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, शहर बसने से पहले। दूसरी चीज़, अभी एक वाकया और मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एयरपोर्ट के अंदर बनने के बाद भी कई एक साल लग जाते हैं जब कस्टम क्लियरेंस और इन सारी चीज़ों की परमिशंस आती हैं। जी जी। बहुत डिले, फिर क्योंकि फ्लाइट्स नहीं होती हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। धुलेरा में पहली बार ऐसा हुआ, शायद इंडिया की हिस्ट्री में शायद अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि एयरपोर्ट का ट्रायल नहीं हुआ है, कंप्लीशन नहीं हुआ है, उससे पहले यहाँ कस्टम क्लियरेंस की परमिशन आ चुकी है। वाह। तो ये बेसिकली है छोटा सा काम, गवर्नमेंट को ही परमिशन देनी, बट इससे दिखता है माइंडसेट, जो गवर्नमेंट का डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है इसकी ग्रोथ स्टोरी को लेकर के, जो टाइम पर डिलीवरी करने का जो इनका कमिटमेंट है, वो सारा सब कुछ यहाँ पर दिखता है। और इसको मैं जनरल पब्लिक से रिलेट करूँ तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एक विजन और एक ड्रीम और एक फ्यूचर लेके चल रही है। जी जी। नाउ दिस इज आवर जॉब, कैच इफ यू कैन। हाँ, जैसे बहुत सारे ट्रक्स के पीछे लिखा होता है ना, पकड़ सको तो पकड़ लो। पकड़ लो। जी। तो बिल्कुल। ये स्टोरी। और कल बड़े भैया के साथ भी हम लोग घूम रहे थे, तो वहाँ में वो मुझे बता रहे थे जो बात आप बता रहे हैं। हाँ। और वो ये बड़ा यूनिक है कि धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर आ रहा है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में वो पहली जगह है जहाँ की पॉपुलेशन 500 है। 500 बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ के गाँव में है और उसकी पॉपुलेशन 500 है। बिल्कुल। तो 500 की जहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ पे गुजरात सिटी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अहमदाबाद में नहीं डाला गवर्नमेंट ने, वडोदरा में नहीं डाला, जी जी जी। बड़ौदा और किसी जगह पे नहीं डाला। हमारे अंबानी सर ने इतना बड़ा काम जामनगर में कर रखा है, वहां नहीं डाला। जी। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू मुकेश भाई, हम सभी लोगों के बेंटर हैं, हम लोग सब उनसे सीखते हैं। वहां नहीं डाला सरकार ने, लेकिन 500 वाली आबादी की जगह डाला। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या सोच रही है? सवाल ये है कि यहाँ गवर्नमेंट क्या सोच रही है।
सर अगर टेक्निकली आप गुजरात का नक्शा देखेंगे तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो धुलेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ देखेंगे ऊपर अहमदाबाद आया, एक तरफ आपका जो मैं कह सकता हूँ गुजरात के मुख्य जो 3 आर्थिक शहर हैं, ऊपर अहमदाबाद हुआ, एक साइड में सूरत आता है, दूसरी तरफ राजकोट या जामनगर आप बोल सकते हैं। इस पूरे ट्रायंगल के जस्ट सेंटर में धुलेरा है। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इस तरीके से प्लान किया है कि इसके एयरपोर्ट के सक्सेस होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ये कैटर करेगा गुजरात के जो तीनों फाइनेंशियल सिटीज़ हैं, उन तीनों को ये कैटर करेगा, सपोर्ट करेगा। अच्छा नितिन जी, कई बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बोल देते हैं कि जैसे अभी आपने बोला कि संभावनाएं हैं, शायद ये इंटरव्यू अगर नरेंद्र मोदी जी से हम दोनों भाई ले रहे होते तो वो इस बात पे शायद स्माइल देते, बोले भाई लोगों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम संभावनाओं के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो होने ही वाला है। ये तो होने ही वाला। आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा, या कब से आपको नजर आएगा, ये अलग कहानी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ और नोएडा में अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, और कल मैंने धुलेरा में जो एयरपोर्ट का जो सीन देखा, 1.5 साल पहले भी आके देखा था, अंदर तक हम घूम के आए थे, और जहाँ पे मार्किंग स्टोन लगे हुए थे, कल हम एक पॉइंट के बाद वहां पे आगे जा ही नहीं पाए बिकॉज वॉल्स बन गई, सब कुछ हो गया। ऐसा होता हुआ तो मैंने कहीं नहीं देखा। सर ठीक 2 साल पहले हम जिनको विजिट कराते थे, कई लोग मेरे से ऐसे ही हंस के पूछ लेते थे, नितिन जी ये बोर्ड अपन ने कितने में लगाया है? वहाँ एक ना ब्लू कलर का बोर्ड लगा था, अगर आपको याद लगता था हो। कि आप ही ने लगा दिया है। हाँ, हमने ही लगा दी। तो बोले ये कितने में, इसको कोई चोरी करके नहीं ले जाता है? तो एक छोटा सा बोर्ड लगा था वहाँ पे जी। उस पर लिखा था अंतर्राष्ट्रीय धुलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वो लिखा भी प्रॉपर नहीं था और ऐसा लगता था कोई देसी पेंटर ने जा करके लिख दिया है जी। तो अब जो है वहाँ पे आप देखेंगे लास्ट 2 इयर्स में जितने तेजी से काम हुआ है वो तारीफ़ काबिल। एब्सोल्युटली। तो एनीवे अगर हम लोग धुलेरा के बारे में जितनी भी बात करें उतनी कम है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ब्रीफ में बहुत सारी मलाई हम लोग जनता को दे पाए। कई लोग होते हैं जैसे आप जैसे विजनरी है, जिन्होंने 5-6 साल पहले ही धूल में खिलता हुआ फूल देख लिया था और लग गया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, भर भर के आ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग लेट हो गए जो इस पॉडकास्ट के बाद जागेंगे। तो क्या धुलेरा में इन्वेस्ट करने का मौका अभी भी है, या आम आदमी के लिए ट्रेन निकल चुकी है? सर मैं कहूँगा इससे बेस्ट समय नहीं है। अभी मोदी जी रिसेंटली बोल के गए यही समय है, सही समय। मैं भी यही कहूँगा, यही समय और सही समय है। उसका कारण है सर, अगर आप 5 साल पहले आते तो शायद क्रेन चल रही थी, खुदाई आपका वहाँ डिगिंग चल रही थी, मशीनें लगी हुई थी, तो क्लैरिटी नहीं आती थी, पता नहीं क्या खोद रहे हैं, नाली बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। फिर 5 साल पहले तक की भी ये स्थिति थी कि चलो रोड रास्ते बन गए, अगर किसी रोड रास्ते पे कंटिन्यू कोई 1 साल तक कोई गाड़ी घोड़े ना निकले, कोई व्यक्ति ना निकले, तो उसमें भी कंक्रीट में से भी पेड़ निकल आते हैं, घास निकल आती है, बबूल निकल आते हैं। तो 2 साल पहले तक भी ये विषय था कि अगर ये चलो रोड रास्ते बन भी गए तो क्या होगा, लोग कैसे आएंगे, लोगों को लाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो 2 साल पहले तक ये माइंडसेट था, तो शायद कोई व्यक्ति, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन आता अपने शहर से, अपने राज्य से, या किसी बाहर दूसरी कंट्री में रह रहा है, वो उठ करके आता और देखता, तो शायद कन्फ्यूजन की स्थिति रहती। बहुत ही बोल्ड डिसीजन चाहिए, बहुत ही बोल्ड इन्वेस्टमेंट करना होता। लेकिन जब आज व्यक्ति आता है तो देखता है कि अब लोग यहाँ मूव करना शुरू हो चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है, यानी कि यही समय है और सही समय है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम जब आपको दिखेगा कि ग्रोथ स्टोरी यहाँ से अब शुरू होने वाली है। अगले 2-2.5 साल धुलेरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ मार्केट पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाएगा, क्योंकि विद इन 2 ईयर आप ऐसा मान के चलिए यहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन है। 20,000? यस, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ अब इस्टेब्लिश होना शुरू हो रही हैं। ऑलरेडी आप देखेंगे रिन्यू पावर वहाँ पे ऑपरेट कर रही है, ऑलरेडी 3,000 प्लस लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। टाटा इतनी बड़ी कंपनी आ रही है जो सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा प्लांट लगा रही है, मतलब रिन्यू से कई गुना बड़ा प्लांट है वो। तो आप सोच सकते हैं कि 20,000 लोग, एंसिलरी सपोर्ट सर्विसेज, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 20,000 लेबर नहीं है, ये हाई स्किल्ड हाई पेड पीपल हैं जिनका लाइफस्टाइल ही अपने आप में सोसाइटी में टॉप 1% में। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि 2 साल के अंदर क्या इकोसिस्टम बनेगा।
तो आज जो भी इन्वेस्टर आ रहा है वो आई डोंट नो कि क्या बजट का है, लेकिन आपके पास जो भी है और जो बेहतर आपको ऑप्शन मिलता है मार्केट में, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे बेहतर समय, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे शायद हम लोग एक वर्ड को और डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे धुलेरा को सिर्फ धुलेरा नहीं बोला जाता, धुलेरा सर बोला जाता है, SIR, जी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, विशेष निवेश क्षेत्र, जी बिल्कुल। विशेष निवेश क्षेत्र। हाँ। और शायद हमारे प्रधानमंत्री भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता को ये बोलते हैं कि आपका जहां भी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड, बिटकॉइन, चंडीगढ़, पर यहाँ भी दिल्ली, निवेश कीजिए। ये वो जरूर है इन्वेस्टमेंट रीजन कि यहाँ तो जरूर कर दो भाई। ये मैं इशारे ही दे सकता हूँ, और मोदी जी की सारी बातें तो इशारों में ही होती है। इशारों में होती तो इस बारे में आपका कुछ कहना होगा? है। जी बिल्कुल, उन्होंने विशेष निवेश क्षेत्र बनाए इसलिए कि यहाँ पर पूरी दुनिया आकर के ये ग्लोबल ट्रेड का हब बने, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का हब बने। जब जितनी भी इकोनॉमिक रिसर्च ये कहती हैं कि 2047 तक इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा, तो उसमें धुलेरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, जहाँ से लोग एक नए इंडिया को देख रहे होंगे। तो ये वो विंडो है जो ओपन होने वाली है पूरे वर्ल्ड के लिए, जहाँ से हम पूरी दुनिया में ट्रेड करेंगे, पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ ला करके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देंगे और हम पूरी दुनिया को लीड करेंगे। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा लोग पैसा बनाते हैं, इसमें कोई दो वाक्य है ही नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग पैसा बर्बाद भी करते हैं, गंवाते भी हैं। और ये स्टोरी धुलेरा के भी है। बिल्कुल है क्योंकि धुलेरा के बारे में जितनी अच्छी स्टोरीज हैं, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ से जेल जाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिस्पॉन्सिबल थे, नहीं थे, मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं। जी जी। लेकिन आम पब्लिक जो यहाँ इन्वेस्ट करती है वो पैसा गंवाती है। तो धुलेरा में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? सर मैं कहूँगा इन्वेस्टर जीतता रहा है और जीतेगा भी। रियल एस्टेट अपने आप में एक ऐसा सेक्टर है जहाँ लोग कभी भी हारते नहीं हैं, हमेशा ही जीते हैं। और आप चूँकि रियल एस्टेट के फील्ड में हैं, आपको पता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। जी। इसको ना तो कोई चोरी करके ले जा सकता, ना उठा के ले जा सकता है, ये जहाँ है वही है। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गवाता कब है? क्योंकि कुछ लोग गवाते भी तो है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवाते कैसे हैं और कौन गवाते हैं। जब भी हम लैंड के अंदर ग्रीडी होते हैं, हमें लालच आता है, एक का दो मिल जाएगा, और हमें जब ये सुनना पसंद होता है कि एक का दो मिल जाएगा, एक का डेढ़ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ हमारी ग्रीडीनेस बढ़ जाती है। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पता है कि ग्रीड का भी एक बिजनेस है। ग्रीड का बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। और आपको पता है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने स्कैम्स होते हैं वो ग्रीडनेस के ऊपर होते हैं। तो जब लोग ग्रीडी हो जाएंगे लैंड के अंदर में, लैंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपकी अगली जनरेशन तक जाने वाला है, तो यहाँ आपकी समझदारी ही आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाएगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो समझदार होकर के करें, ग्रीडी होकर के नहीं। और जब भी आप ग्रीडी होकर के करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस कर गए और आप किसी न किसी स्कैम, स्कीम इसका पार्ट बन गए। तो ये तो हमें और आपको तय करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टर को तय करना पड़ेगा कि उसके जीवन भर की कमाई है वो किसके हाथ में दे। जो उसको इन्वेस्ट कराने जा रहा है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन करने जा रहा है, या कोई ग्रीडनेस का हिस्सा बना रहा है, किसी स्कैम का हिस्सा बना रहा है, या किसी स्कीम का हिस्सा बना रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम या कोई भी इन्वेस्टर देश का वो ये समझे कि उसे सही निवेश कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। देखिए, मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट है ये, बिकॉज नितिन जी ने वो पॉइंट को नेल डाउन किया है कि एक्चुअली में हम बर्बाद नहीं हो सकते जब तक हम खुद ना चाहें। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ग्रीड, लालच। आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, और ट्रेडर से भी ज्यादा मैं बोलूंगा आप ग्रीडी इन्वेस्टर हो या लॉजिकल इन्वेस्टर हो, वहीं पे ध्यान दिला रहे हैं नितिन जी कि जमीन तो धोखा नहीं देगी, लेकिन किसके साथ आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और ग्रीड वाले में क्या होता है ना कि एक के दो मिल जाएंगे या एक के चार मिल जाएंगे, वो तो है ही है, लेकिन कितने दिनों में मिल जाएंगे? 2 दिन में मिल जाएंगे, 6 महीने में मिल जाएंगे। तो ग्रीड का बहुत बड़ा बिजनेस है, ग्रीड डोमेन का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये नितिन जी ने बहुत अच्छा बोला। तो कुछ लोग होते हैं जो ग्रीड के बिजनेस को बेचते हैं।
तो अगर ऐसे लोगों के साथ आप जाओगे तो डेफिनेटली आप पैसे कमाओगे, और अगर लॉजिकल लोगों के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली पैसा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सुपर्ब नितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट इनपुट। और ये इनपुट एक्चुअली किसी बहुत ही विजनरी और एक्सपीरियंस सोर्स से ही आ सकती है जो आपसे मिली है। एक्चुअली लोगों को सबसे बड़ा डर ये भी रहता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में ना रह जाए। जी। क्या धुलेरा में भी ऐसा रिस्क है? बिकॉज हिंदुस्तान में ऐसे क्या बोलना चाहिए मुझे, स्मार्ट सिटी के नाम पर भी प्रोजेक्ट्स आए हैं जो आए और चले गए। सर पहली चीज़ तो क्या है, ये आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो वो इस जवाब में या इस सवाल में उलझे हुए हैं। सवाल तो उनके दिमाग में भी, लेकिन जिसका मैं समझता हूँ कि जवाब उनको, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। जी। तो पहले तो दो चीज़ें हैं कि स्मार्ट सिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। स्मार्ट सिटी बेसिकली गवर्नमेंट ने एक प्लान चलाया मोदी जी की लीडरशिप में, कि जब ये केंद्र सरकार में पहुंचे, कि कहीं ना कहीं देश में जो पुराने शहर हैं उनको भी थोड़ा सा रीडेवलपमेंट की आवश्यकता है, या आप कह सकते हैं रिनोवेशन की आवश्यकता है। हम रीडेवलपमेंट नहीं बोल सकते उसको, रिनोवेशन की आवश्यकता है। अब रिनोवेशन क्या हो सकता है? ज़्यादातर शहरों में आप देखेंगे सीसीटीवी के सिस्टम्स नहीं थे, तो उन्होंने हाईटेक किया, उसको एक सेंट्रल कमांड सिस्टम से जोड़ा। कई जगह आप देखेंगे फुटपाथ नहीं थे, लोगों को रोड के साइड में चलने का, ब्यूटिफिकेशन नहीं था रोडों के बगल में। आप देखेंगे तमाम सारे शहरों में किसी भी तरीके के एडवर्टाइजमेंट रोड के बगल में, बॉल में, इतना गंदा लगता था। आज आप मोस्टली शहरों में जाएंगे, जो बड़े शहर हैं देश के, जिनको पहले फेज में 100 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया, आप देखेंगे रोडों का ब्यूटिफिकेशन किया गया है, कुछ अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। अगर आप बनारस में जाएंगे तो आपको शिव जी की, अध्यात्म, इस तरीके की काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिलेंगी। आप ग्वालियर में जाएंगे तो तानसेन की नगरी है, संगीत की नगरी है। आप कहेंगे पुरातत्व की नगरी है, इतिहास है, तो आपको उस तरीके की पेंटिंग्स आपको किनारे मिलेंगी। गार्डनों का ब्यूटिफिकेशन किया गया, रोडों का ब्यूटिफिकेशन किया गया, सीसीटीवीज लगाए गए, सेंसर्स लगाए गए। तो एक सिस्टम जो है, जो था नहीं, उसको डिप्लॉय किया। तो स्मार्ट सिटी का जो है समझना पड़ेगा कि क्या है। वो है ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज, जो शहर बसे हुए थे उनको थोड़ा सा रिनोवेट किया गया। यहाँ पे नितिन जी जो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन फील्ड, BROWN। अब धुलेरा की बात करते जी। हैं। धुलेरा स्मार्ट सिटी का जो ये कॉन्सेप्ट देश के अंदर चला, जहां से हमें समझ में आता है कि स्मार्ट सिटी बोल करके भी कोई चीज़ है। जी जी जी। अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से, जब से स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ, जिसमें पहले चरण में 100 शहरों को शामिल किया गया, तो वही शहर शामिल किए गए जो पहले से एग्जिस्ट करते थे। अब जब हम धुलेरा की बात करते हैं, तो धुलेरा जो है इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। अब ग्रीनफील्ड क्या? जहां कोई शहर है नहीं है, पूरा का पूरा बंजर जमीन है, स्क्रैच लेवल से, जीरो लेवल से इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हम किसी चीज को रिनोवेट कर रहे हैं, ना हम किसी चीज का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ तो हम स्क्रैच लेवल से हमें दुनिया का बेस्ट क्या बनाना है। अभी एग्जांपल के लिए सर, ये पेंटिंग लगी है हमारे पीछे, अभी मैं कहूँ कि इसको ठीक करना है, तो आप जहां भी पेन लगाएंगे तो हो सकता है कुछ चीज को करेक्ट कर पाए और कुछ को खराब भी कर सकते हैं। सही बात। लेकिन यही अगर आपको ब्लैंक कैनवास दे दिया जाए कि आपको इस पे अपने मन से कुछ अच्छा बनाना है, और आप आर्ट की नॉलेज रखते हैं, आपका पेंटिंग्स में स्किल अच्छा है, तो आप इसमें एक बेहतरीन जो है पेंटिंग बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सिंपल धुलेरा जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली, आप इसका कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते। तो जब भी आप कंपैरिजन में जा रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति कंपैरिजन में जा रहा है कि धुलेरा और पीछे ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए, तो ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक हुआ ही नहीं इंडिया में। ये अपने आप में पहला है जो इस तरीके का प्रोजेक्ट है। अभी आपने कहा है तो मैं और थोड़ा जाता हूं, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आएगा सर अमरावती में ऐसा प्लान किया या सिलवासा में किया, लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा कि वो एक डेडिकेटेड राजनीतिक महत्वाकांक्षा के प्रोजेक्ट थे। लेकिन धुलेरा राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रोजेक्ट नहीं है, ये देश की महत्वाकांक्षा और नीड का प्रोजेक्ट। देश की महत्वाकांक्षा, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की महत्वाकांक्षा, और नीड का प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर आप इसके पास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी जर्नी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकाल में शुरू होती है, या इसके पीछे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का
जो है विजन है, ये यूपीए के टाइम से शुरू हुआ, इसका विजन डिप्लॉय होना, इसको डायरेक्शन दिया विजनरी लीडर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे, मोदी साहब ने, कि हम वो देश की जो नीड है, जो देश की महत्वाकांक्षा है कि हम कैसे पूरी दुनिया को एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करें, कैसे हम एक इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया के अंदर तैयार करें, कैसे हम एक इकोसिस्टम लेकर के आए जहां पूरी की पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बिजनेस करे, कैसे वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट इंडिया के अंदर क्रिएट करें, वो कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस पे अगली डायरेक्शन दिया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब यहाँ मुख्यमंत्री थे। उसको आगे अप्रूवल्स और परमिशंस दिए यूपीए सरकार ने। तो यदि अगर ये किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती, एक लीडरशिप की कोई नीड होती, तो शायद ये प्रोजेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँचता, इतना बड़ा देश का प्रोजेक्ट नहीं बनता। इसके पीछे था देश का विजन कि देश ग्रोथ कैसे करेगा, तो वहां पर दोनों ही लोगों ने आकर के इसको डायरेक्शन दिया। जैसे ही 2014 में देश को एक बड़ी लीडरशिप मिली प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, तो ये लीडरशिप ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, उसको स्पीड अप किया, और आज आप देखेंगे कि वो जो पेपर में था, कभी तक लोग कहते थे कि रियलिटी, जो आपने वर्ड अभी यूज किया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या सिर्फ पेपर्स में, तो एक डिकेड लगा पेपर से ग्राउंड तक उतरने में जी, एक आधा दशक लगा उसको रियलिटी में उतरने पर। तो आज क्या हुआ, वो रियलिटी में है। अगला जो है कि रियलिटी तक तो आ गया, अब लोग कैसे आएंगे, तो उसको लाने के लिए सरकार अभी निरंतर इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रही है, बहुत सारे प्रयास कर रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है नेक्स्ट लेवल पे। तो अब मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि वो जो पेपर पे था वो अब रियलिटी में आ चुका है। अब ये पेपर का सब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये रियलिटी हो गई है। अब लोग आ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना इन्वेस्टमेंट भी सुनिश्चित कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने चाइनीज बैम्बू ट्री स्टोरी सुनी है, जहाँ पे ट्री एक्चुअली बीज बोने के बाद अंदर बढ़ रहा है 80% और उसके बाहर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जब वो फटता है तो फिर वो फटता है। तो धुलेरा में मेरे ख्याल से नितिन जी जो इशारा देना चाह रहे हैं वो यही है, पहली कोपल निकल चुकी है, अंदर का डेवलपमेंट हो चुका है, कागजों से कोपल निकलकर बाहर आ चुकी है, शहर का विकास शुरू हो चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है बहुत जल्दी, तो खेला अभी शुरू हो रहा है। जी जी, सुपर। स्मार्ट सिटी के नाम पे पहले भी कई प्रोजेक्ट हुए, फेल हुए हैं, उसके बारे में नितिन जी ने बहुत अच्छा बोला कि वो किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित थे या नहीं, हम लोग बोलने वाले कोई नहीं होते, लेकिन ये देश की महत्वाकांक्षा का प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग धुलेरा के नाम से जान रहे हैं। नितिन जी, अगर कोई बिगनर है और उसके पास 5, 10, 15 लाख रुपए ही हैं, तो क्या उसके लिए भी धुलेरा में अपॉर्चुनिटीज हैं? सर निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। धुलेरा के आसपास जैसे कुछ विसिनिटी एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जहां लोग अपना निवेश कर सकते हैं। शायद मैं ये कहूँगा कि अभी एट प्रेजेंट धुलेरा में 10-15 लाख के जो क्लाइंट्स हैं या जिनका टिकट साइज़ है, वो शायद अंदर अभी उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। लेकिन धुलेरा के विसिनिटी एरिया में जस्ट लाइक एयरपोर्ट या उसके और अदर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें भी पिछले 4-5 साल में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आया है, और आने वाले समय में भी आएगा जी। तो इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास बनता है कि धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का कुछ लोगों ने 5 से 5 साल पहले सोचा, कुछ आज सोच रहे हैं, तो ये दोनों समय अच्छे थे या आज के और 4-5 साल वेट कर लें, फिर तो सॉलिड हो जाएगा कि सब बढ़िया है? देखो सर, जिसने 5 साल पहले सोचा, जैसे कि मैं अपने बारे में ही बताऊं जी, तो हम भी 5-6 साल पहले ही, 6 साल हो गए लगभग हमको आए हुए हैं, तो हम जितने लोगों को विजिट कराते थे वो ये कहते तुम ना पागल हो गए, हमारी बुद्धि आजकल ठीक से काम नहीं कर रही है। और हमें लगता है जहाँ काम कर रहे थे वहीं ठीक थे। मतलब आज की जो सक्सेस है, बीच में टोक रहा हूँ सॉरी, लेकिन आज की सक्सेस सबको दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत सुना है बॉस है। हाँ, बहुत सारा पागल डिक्लेयर ही कर दिया है सर। तो सर क्या है कि वो एक टाइम था जब रिस्क हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन रिस्क कब तक है, जब तक आपको कुछ दिख नहीं रहा है, यानी आप ब्लाइंड खेल रहे हैं। जैसे आप ताश का गेम होता है, मैंने कभी खेला नहीं है, हाँ। लेकिन देखा है कई बार लोग ब्लाइंड खेलते हैं जी। तो वहां कहते हैं कि ये तो लक पर खेल रहा है, इसका काम कर जाएगा तो ठीक है, लेकिन इसे पता तो नहीं है कि क्या है, भविष्य क्या है। एक दूसरा होता है जब आप कार्ड्स देख करके गेम खेलते हैं, तो ये वो समय है जब कार्ड्स आपके सामने हैं,
और आपको पता है कि जो चीज़ें जो मैं 3 आपको बोली, जो सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं पता कार्ड में कौन से 3 वो पत्ते होते हैं जो जी। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो तीनों पत्ते आपके सामने हैं। जो मैं बात कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं बात कर रहा था एनवायरनमेंट, और जो मैं बात कर रहा था पॉलिसीज, जो आज सारी की सारी ग्राउंड पे है। तो अब तीनों कार्ड आपके सामने हैं, तो अब डिसीजन आपको लेना है या किसी दूसरे को मौका देना है खेलने का, तो वो तो खेल ही रहा है। वो तो खेल ही रहा तो आपको कोई अगला प्रोडक्ट लेकर के आएगा, रेट बढ़ चुके होंगे, 5 साल में चीज़ें बहुत बदल चुकी होंगी। निश्चित तौर पे जो आज है वो कल नहीं होगा। और रियल एस्टेट में कहा जाता है कि जब भी आप बाय करने जाते हैं ना, आपको लगता है महंगा है। खरीद, महंगा खरीदा है, और जब आप सेल करने जाते हैं आपको लगता है सस्ता बेच बेचा दिया। है। तो रियल एस्टेट में कभी भी कल तो अच्छा नहीं होता, आज ही अच्छा होता है। तो आज से बेहतर कोई और दूसरा समय होने ही वाला नहीं है। और इसमें एक चीज़ और आती है कि जब खरीदता है आदमी तो महंगा लगता है, बेचता है तो सस्ता लगता है, और जब नहीं खरीद पाता है हाँ। तो हमेशा पछताता पछताता है, हाँ, रिग्रेट फील करता है Regret। कि हमने उस समय ऐसा किया क्यों नहीं होता, किया? हमें इतने में प्रॉपर्टी मिल रही थी, हमारे तो पड़ोसी ने ले ली, हमारे तो रिश्तेदार ने, अरे हमसे बहुत बोला था कि ये मिल रहा है, लेकिन हमने नहीं लिया, काश हमने ऐसा किया होता। कुछ लोग पछताने के मास्टर होते हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ देश की आधी आबादी पछता चुकी है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर। तो मैं समझता हूँ आज इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको कि आपको कल ये लगे कि काश मैं ऐसा कर लिया। काश मैं ऐसा कर लिया होता। अनुराग जी ने तो बहुत समझाया था, पॉडकास्ट भी किया था ये समझाने के लिए, फिर भी नहीं समझे। फिर भी नहीं समझे। अच्छा, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया, कहते हैं ना, जो कुछ लोग दूर से ही बैठ के लहरों का मजा लेते हैं, ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, कि ये डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि जो लहरों के बीच में होते हैं उनका गेम अलग होता है। लेकिन वो कहते हैं यार 7 साल 8 साल पहले भी यहाँ पे ये सब हरा हरा ही नजर आता था, आज भी हरा हरा ही नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में जब हम उनसे बात करते हैं, इतना 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का, सिंगापुर से 1.5 गुना साइज का, तो ये बोलता है हिंदुस्तान में ये पॉसिबल है क्या, कब बनेगा, कब बसेगा। और अभी तक तो कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, 15 साल हो गए, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन इसके बीच में प्राइस की ट्रेंड बहुत आगे निकल गई। मतलब किसी ने अगर आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था तो धुलेरा नो डाउट मेजर एरिया देखने में वही ब्लंट लग रहा है, लेकिन क्या प्राइस भी वही ब्लंट है, या इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा खेला तो हो चुका है? नहीं नहीं, अभी क्या है सर, बहुत इनिशियल लेवल पे मैं, पहली चीज़ तो धुलेरा में रेट थे ही नहीं। आप सोच के देखिए कि जैसे 2009 में जब अनाउंसमेंट हुई, यार भाव क्या था, 5,000 10,000 रुपये बीघे का भाव था। उस समय पूरे इंडिया में इसमें प्लॉट नहीं आता था, इस भाव में तो नहीं आता था। बीघा तो भूल ही जाओ, बीघा तो भूल ही जाओ। तो लैंड का रेट था ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि अनाउंसमेंट के बाद रेट बहुत ऊपर चले गए। 10 साल में एक जेन्युइनली अगर कहीं भी ग्रोथ होती है तो 2-3 साल रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ हो ही जाती है, 3 गुना 4 गुना। आप इंडिया के कोई भी आप सी कैटेगरी का आप शहर कस्बा पकड़ लीजिए, फिर भी 10 साल में एक जेनरिक ग्रोथ होती है। तो धुलेरा में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तब भी वहाँ कोई बहुत ज़्यादा भाव नहीं था। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा तो भाव थोड़ा 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 बढ़ना शुरू हुआ। और ये वो दौर था जब पूरे इंडिया का रियल एस्टेट ग्रो कर रहा था। जहाँ तक मेरी पिछले 15-16 साल की स्टडी जो है, वो रियल एस्टेट के बारे में ये कहती है एक साइक्लिक पैटर्न होता है रियल एस्टेट का। अब ये साइक्लिक पैटर्न क्या है, आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2013-14 तक इंडिया का रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से बूम किया, 2008-9 से लेकर के और ये 13 तक। राइट, 13 में लगभग 13-14 में इंडियन रियल एस्टेट पूरी तरीके से क्रैश हुआ, पूरे इंडिया का मार्केट। पूरे इंडिया का हुआ। फिर क्या होता है, 5-6 साल के बाद एक दौर आता है जब मार्केट स्टेबल होना शुरू होता है और मार्केट में करेक्शन आना शुरू होता है। और करेक्शन आते आते 20 से 30% मार्केट डिप भी कर जाती है। तो जब आप 2015 और 16 का टाइम देखेंगे तो जो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है 70-80 लाख रुपए में आपको मार्केट मिल रही थी। मार्केट करेक्शन की ओर था। धीरे धीरे करेक्शन जो होता है फिर वो ऊपर भी आएगा, यानी मार्केट अपने स्टैग्नेंट जो जहाँ से होना शुरू हुई थी वहाँ तक मार्केट रिवाइव करता है। 2017 तक 18 तक लगभग वो दौर, फिर धीरे 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 राइज करना शुरू होता है, एक्सेलरेट होना शुरू करता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ से मार्केट बहुत तेजी से बूम करता है। तो 2020 से लेकर के 2025 का
2026 का अभी तक का समय 5-6 साल का वो ऐसा था कि जिसमें हर जगह का रियल एस्टेट एक्सलेट कर रहा था बहुत तेजी से। और आप इसको जब आप चारों तरफ दिमाग दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ ये 100% आप बिल्कुल रिलेट ठीक कर बात है। पाएंगे। नाउ 2026 ये वो समय है जहां से मार्केट अब स्टैग्नेंट होना शुरू होगा और हो भी रहा है। अगर आप नहीं, you are right. पूरे इकोसिस्टम को देखेंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम को भी देखेंगे तो थोड़ा सा स्टैग्नेंट की ओर है जी। और मार्केट में आने वाले समय में करेक्शन भी आएंगे और ये भी होगा। अब ये मैं आपको पूरे रियल एस्टेट का एक साइकिल बता रहा हूँ, इंडस्ट्री साइकिल होगा। इंडस्ट्री साइकिल। अब मैं इसमें भी मैं पर्टिकुलर धुलेरा की बात करता हूँ, जहां भी ये स्टेगनेंट की ओर बढ़ रहा है तो वहां क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नए डेवलपमेंट्स नहीं है या वही प्रोजेक्ट्स हैं या वही इंफ्रा है। धुलेरा एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे हर 2 महीने में कोई ना कोई नई अनाउंसमेंट, कोई ना कोई नई मूवमेंट, कोई ना कोई नया जो प्रॉपर्टी के अंदर ट्रिगर किसको बोलते हैं, प्राइस कैसे शूट करेंगे। प्राइस शूट करते हैं नए डेवलपमेंट से, नई अनाउंसमेंट से, नए इम्प्लीमेंटेशन से, नई पॉलिसीज से। तो धुलेरा में हर 2 महीने 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कोई ना कोई नई मूवमेंट हलचल चल रही है और ये अगले कई सालों तक चलने वाली है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर टाइम प्राइस ट्रिगर शूट होते हैं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है मेरा मानना है। अगले 2 साल में जब इतने लोगों की मूवमेंट होगी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली प्राइस बूस्ट करेंगे। करेगा। तो आज जहां रियल एस्टेट का मार्केट ही नहीं था, पूरा दुनिया आज धुलेरा के अंदर आ रहा है। आज लोग यूएस से भी आ रहे हैं, लोग कनाडा से भी आ रहे हैं। तो इंडियन एनआरआईज हैं, वो देख रहे हैं कि धुलेरा के अंदर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और अभी भी जो आप प्राइस देखेंगे, हरियाणा पंजाब के आप गांव में चले जाइए, जो गांव में रेट नहीं है वो धुलेरा में प्राइस है जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी मार्केट में एक प्राइस आ चुका है। मार्केट में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ये तो जस्ट बिगिनिंग हुई है। ये तो जस्ट बिगिनिंग हुई है। हाँ, तो अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि इतना बड़ा है, एक हाइप है, एक रेट ऐसा तो नहीं है कि मैनिपुलेट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी वो रेट हैं जो मैं कहता हूँ कि हरियाणा पंजाब के गाँव में रेट हैं, वो रेट है। जबकि यहाँ क्लैरिटी है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल में एग्जैक्टली गेम क्या होने वाला है, चीजें किस तरीके से बदलने वाली है। सही बात कर रहे हैं। तो आज से अगर मैं 5 साल, उससे पहले और 5 साल, यानी 10 साल पहले जो यहाँ का प्रोडक्ट था, रियल एस्टेट था, वो किस प्राइस रेंज में था, 5 साल पहले किस प्राइस रेंज में था और आज किस प्राइस रेंज में, अगर ये तीनों चीज़ें हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आए तो जैसे आज की डेट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से 3500 से लेकर 10-12 हज़ार, 15 हज़ार। सर आज जो मार्केट का रेंज है वो 2000 से लेकर के 12-13 हज़ार रुपए तक का रेंज है। हाँ। और यही रेंज अगर मैं सीधा 10 साल पहले 1 डेकेड चला जाऊं तो ये रेंज क्या था? अगर मैं 2019 की बात करूं तो ये रेंज रहा करीब 200 रुपये स्क्वायर यार्ड से लेकर के हाईएस्ट टू हाईएस्ट 1700-1800 रुपये। तो देखिए, यहीं पे सीखने के लिए एज ए स्ट्रेटेजिस्ट मैं आपको बता सकता हूं कि आपको ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है, वो जो नजर आ रहा है वो शायद नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज प्रॉपर्टी एक चीज होती है, प्रॉपर्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू एक अलग चीज होती है, गहना अलग है, लेकिन गहने के अंदर सोना कितना है वो अलग चीज होती है। तो जो प्रॉपर्टी आज 2000 से लेकर 12,000 रुपए की रेंज में प्रोडक्ट यहाँ चल रहा है, वो नितिन जी बोल रहे हैं 5 साल पहले लगभग, ठीक है, कितना नितिन जी बताया आपने? 200 रुपए से 1700-1800 रुपए। तो 200 रुपए से 1700-1800 रुपए का गेम ऑलरेडी 2000 से 12,000 पे जा चुका है, यानी 10x प्रॉपर्टी प्राइस 5 साल में हो चुका है। नो मैटर आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है। और यही अगर नितिन भाई, अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, मुझे पता है आपकी जो फिगर आप दोगे तो दिल को धक्का लगने वाला है, काश हमने किया होता। मतलब प्राइस ही नहीं था, कोई प्राइस ही नहीं था। तो मतलब फिर भी एक जो था, आपको तो आइडिया होगा, 10,000 रुपीज में अगर बीघे आ रहा है तो मैं उसका प्राइस 10,000 रुपए में एक बीघा आ गया। और एक बीघा में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो एवरेज बीघा यहाँ कितना है? 1968 स्क्वायर यार्ड, 50%, लगभग 1000 स्क्वायर यार्ड, राउंड फिगर में आप समझ सकते हो। 10,000 रुपए में आप कैलकुलेट अपने कैलकुलेटर से कर लेना, वही लड़ पड़ेगा आपसे। सो दिस इज द ग्रोथ। गहने के अंदर सोना देखिए, धोलेरा के अंदर कितना सोना है वो आपको समझने की जरूरत है। तो आज की डेट में अगर हम धोलेरा की बात करें तो धोलेरा का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या पेशेंस का खेल है? सर प्रॉपर्टी ट्रिपल पी मॉडल पे, पी मतलब प्रॉपर्टी, पी मतलब पैशन आपको रखना पड़ेगा।
और जो पैशंस रख पाएगा उसको ही प्रॉफिट मिलेगा। देखिए ये मतलब सुनार से बात करने का ना यहाँ मजा आता है, बिकॉज वो आपको गहना नहीं दिखा रहा है, वो उसके अंदर का सोना दिखा रहा है। अब ये ट्रिपल पी अप्रोच नितिन जी ने बोली, मैं इनसे बोलूंगा दोबारा बोलिए, मजा आ गया सुन के, और आपको भी सीखने के लिए मिलेगा। और अगर ये 3 पीस सीख लिया तो प्रॉपर्टी में कभी लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। नितिन भाई प्लीज कम अगेन। प्रॉपर्टी में पैसे वही कमाएगा जो पेशेंस रखेगा, और देन वही क्या गेन करेगा, प्रॉफिट। तो ये ट्रिपल पी मॉडल है, मैं इसको बोलता हूँ। प्रॉपर्टी तो आपको चाहिए पेशेंस, और पेशेंस के बाद ही मिलेगा आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट, वाह, प्रॉपर्टी, पेशेंस एंड प्रॉफिट, इसके बीच में अगर कोई कुछ और पढ़ा रहा है तो मामला लफड़े का है। हाँ, सुपर बॉस, थैंक यू सो मच। सो आपने शॉर्ट टर्म में बता दिया कि कुछ शॉर्ट टर्म नहीं है, कम से कम वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए। तो अगर कोई इन्वेस्ट करे तो थोड़ा सा और डिग डाउन करते हैं, मिनिमम पेशेंस लेवल कितना? सर मुझे लगता है 3 कि साल, 5 साल, देखिए, 7 साल या 10 साल? अगर आप बेस्ट उसके लिए आ रहे हैं हम्म कि आपको बेस्ट रिटर्न मिले, हम्म तो मैं ये कहूंगा कि मिनिमम आप 5 साल का तो टारगेट करके आइए, मिनिमम। बिल्कुल। अगर 10 साल का करके आ रहे हैं तो आप बेहतर रिटर्न लेकर के जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल एक्स जब भी होता है कि उसको एक टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए। हो सकता है कि 3 साल में अगर मैं मानता हूं डबल हुआ एग्जाम्पल, और अगले 3 साल में वो फिर डबल हुआ, यानी कि एक डबल का डबल हुआ। हाँ, 2 का 4 हुआ, और 4 का वो अगले मान के चलिए 3 साल में 8 हो गया, जिसे हम कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट का अगर आपको मजा लेना है तो यू हैव टू वेट। और अगेन इन्वेस्टमेंट का मजा वो ले सकता है जिससे इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल के रोटी नहीं चलानी। अगर आप किसी चीज को बेचेंगे तो अगला कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, तो जहां पे इन्वेस्टमेंट आपका रखा है वहीं पे मल्टीप्लाई फिर से हो रहा है, उसको बार बार छेड़ने की जरूरत क्या है? और इसी को वॉरेन बफे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हीरो वो है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया का शाहरुख खान वो है जो पेशेंस के साथ खेलेगा, और 4th क्लास से ज़्यादा पढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए, बस, बाकी चीज़ें नहीं। प्रॉपर्टी इज अ बिजनेस ऑफ कॉमन सेंस, हाँ। और कॉमन सेंस इतना कॉमन होता है कि लोग यूज ही नहीं करते। तो ये तो मेरे वाले डायलॉग में भी आ गया नितिन भाई कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ कॉमन सेंस। अच्छा, शायद मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल हूँ, और नितिन भाई तो खैर बहुत ही सक्सेसफुल है। आप आदर्श हैं हमारे, हम हमेशा आपसे सीखते हैं। अरे नितिन भाई क्या बात कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं धुलेरा की बात पे आऊं, अगर धुलेरा एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं करता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन मार्क है कि करता है कि नहीं करता है, तो इन्वेस्टर का क्या होगा? सर ऐसा कोई, अभी देखिए सर, 91,000 करोड़ रुपए टाटा ने इन्वेस्ट किया है। मैं और आप तो अभी क्या, हम थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम 91,000 नहीं कर सकते। मैं आपको एक वाक्य बताऊं, हमारा ना एक मीटिंग चल रहा था। वैसे तो कुछ डिस्कशन ऐसा है जो मुझे को नहीं करना चाहिए, लेकिन कर देते हैं। मैंने कोई एक हायर अथॉरिटी से टाटा का हमारा कोई डिस्कशन चल रहा था हमारे ग्रुप का, तो एक रेंटल के लिए डिस्कशन चल रहा था, तो जिसमें कोई एक पेपर हम बनाने का प्लान कर रहे थे कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप रेंट पे लेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो हमें कोई कमिटमेंट तो मिल जाए कम से कम आपसे। हाँ, कि भाई हमारा इतना पैसा जा रहा है, आप कमिटमेंट तो करो। आपने कहा कि भाई नहीं, अभी हम कल जा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेंगे जी, तो हमारा तो पैसा लग जाएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, वाई आर यू आस्किंग फॉर कमिटमेंट, कि आप कितने साल तक रहेंगे, विल स्टे फॉर 5 ईयर और 7 ईयर। वी आर इन्वेस्टिंग 91,000 CR, 91,000 करोड़, देसी भाषा में 91,000 को लगभग 1 लाख करोड़ की बात हो रही है। सेकेंड लाइन उन्होंने बोली, एंड यू नो वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड 2 more fab industries in धुलेरा। So what do you think? We are coming for 1 year, we are coming for 2 year, or we are coming for 3 year? Or forever? We are coming for lifetime. We are coming for lifetime. So your question is completely wrong. और उस समय मैं निशब्द था कि मैं इनको मैं आंसर क्या करूं जी, या इनसे अगला क्वेश्चन क्या पूछूं। तो सेम आपकी बात का जवाब मेरे पास यही है कि सरकार थाउजेंड्स ऑफ करोड़, मैं कहूँगा लाख्स ऑफ करोड़, अकेला DMIC का खर्चा 1 लाख करोड़ है। एयरपोर्ट, पोर्ट, मेट्रो, रेलवे कनेक्शंस,
एंड ऑल, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना सारा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। रेन्यू पावर, टाटा इंडस्ट्रीज, टोरेंट, टाटा और भी सोलर पार्क के अंदर में, इवन अडानी अभी 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे डेटा सेंटर्स प्लान कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ का जी, अभी लास्ट उसमें न्यूज़ में था, एम्बरर के साथ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, टाटा एयरबस के साथ एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब जो है, ये हमें ये बताते हैं कि रुकने जैसा कुछ है ही नहीं, फेल होने जैसा कुछ है ही नहीं। अभी तो ये ग्रोथ स्टोरी कितनी बड़ी बनेगी। एक बात हम चर्चा भी कर रहे थे सुबह कि एक टाटा इंडस्ट्री ने आकर के पूरा जो है टाटा नगर जो है वो बसा दिया था। जमशेदपुर टाटा नगर। एक रिलायंस ने आकर के पूरे जामनगर शहर को बना दिया। तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े देश के जो दिग्गज प्लेयर हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे अडानी हो, और ग्लोबल सभी आ रहे हैं। जब देश के ग्लोबल प्लेयर और इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर जहां आ रहे हैं और लगातार विजिट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो वर्स्ट सिनेरियो जैसा कुछ है ही नहीं है। तो संगम है रियल एस्टेट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्रीज का संगम है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज जरूर बोल देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम लोग सब लोग कई बार क्या होता है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके बैठे होते हैं। मेरा कहना ये है, जो मुझे बात करके आपसे समझ आ रहा है, जब टाटा ऑलरेडी 1 लाख करोड़ कर चुका है और 5 लाख करोड़ और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठा है, अडानी 4 लाख करोड़ लेके आ रहा है, रिलायंस मुकेश भाई क्या क्या लेके आ रहे होंगे पता भी नहीं होगा अभी हमको, गवर्नमेंट ऑलरेडी लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। मुझे अपने 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कितना सोचना चाहिए? और यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, मेरी भी स्टडी है, जिसकी जेब में जितना कम पैसा ना, उसकी जेब में उतने ज्यादा सवाल हैं, और ज्यादा सवाल करने वाला हम लोग रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज हैं, अपने अनुभव से बता सकते हैं। अगर ज्यादा सवाल करोगे, लॉजिकल के आगे भी, और स्केप्टिकल रहोगे, तो दोस्त जीवन में कभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे और अच्छा पैसा भी नहीं कमा पाओगे। मैं चाहूंगा कि इस बात पे भी नितिन भाई जरूर प्रकाश डालें, बिकॉज नितिन भाई भी कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, सेल्फ मेड मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर की तरफ जा रहे हैं ये लोग, सेल्फ मेड है। तो जो आदमी ने खुद जमीन की धूल फाँक के इस लेवल तक पहुंचा होता है और पहुंच रहा होता है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है इस बारे में। सर ऐसा है, पैसा एक ऐसी चीज है, मैं जो ये मानता हूँ कभी होगा या नहीं होगा, और कभी एक संतुलित मात्रा में होगा। धोलेरा जब हम आए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमने बहुत सारा फंड लेकर के यहाँ पे इन्वेस्ट किया। जैसे आपने कहा कि हम लोग गोल्डन स्पून लेकर के पैदा नहीं हुए, हमने भी एक लिमिटेड, हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट था हमने वहाँ से शुरू किया जी। 2 चीज़ें हमारे पास हम मानते हैं कि भरपूर होती हैं हर व्यक्ति के पास, एक उसके अंदर की ऊर्जा और एक उसके पास उसका समय, कि वो उसको यूटिलाइज कैसे करे। बहुत अच्छा। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, पैसा, आपकी ऊर्जा और आपके पास जो समय उपलब्ध है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने धुलेरा में आकर के बहुत सारा पैसा डाला, लेकिन धुलेरा को समझ के जेन्युइन वे में लीगलिटीज़ को समझा, टेक्निकलिटीज़ को समझा, गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, गवर्नमेंट की प्लानिंग को समझा, तो मैंने 2 चीज़ें भरपूर मात्रा में डाली, जो आज भी डालता हूँ। एक 24/7 मैंने अपना समय डाला इसको एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल। दूसरा, मैं जो अपनी एनर्जी जितनी डाल सकता था वो डाला, इसको बिल्ड करने के लिए, वो मैंने डाला। तो नाउ आपके सामने एक नया नितिन है। बिल्कुल। जो हमने जो डेवलप किया, जो प्रॉफिट बनाए, जो भी कुछ किया, वो आपके सामने है। तो हर इंडिविजुअल से मैं यही कहूँगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितना है। आप धुलेरा आ रहे हैं, 50 लाख लेके आ रहे हैं, 10 लाख लेके आ रहे हैं, 20 लाख लेकर के आ रहे हैं, आप कॉमन सेंस के साथ समझिए, लीगलिटी समझिए, टेक्निकलिटी समझिए, वो आपको ग्रोथ मिलेगी। उस ग्रोथ के साथ ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। इन टर्म ऑफ बिजनेस, इन टर्म ऑफ ट्रेड, इन टर्म ऑफ रियल एस्टेट, जैसे भी आपको लगता है, वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ध्यान में रखने जैसी चीजें हैं, जिसमें आपका निश्चित तौर पर समय भी लगने वाला है, जिसमें आपकी ऊर्जा लगने वाली है, और बेहतर तरीके से आपने यहाँ यूज़ किया तो विदाउट एनी कंपटीशन आप क्या कर सकते हैं ये पता ही नहीं है।
शायद सोचा भी नहीं जा सकता। अब मैं विदाउट कंपटीशन क्यों कह रहा हूं सर, हम्म, आप किसी भी शहर में जाइए, किसी भी धंधे में जाइए, आप हर धंधे के अंदर मल्टीपल कंपटीशन फील करेंगे। हम्म, बट धुलेरा में तो ऐसा है ही नहीं। आप हैं, पहले हैं, जो करेंगे बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, किस ऊर्जा के साथ, किस इनोवेशन के साथ कर सकते हैं, वो आपको तय करना है। जी। कितना समय डाल सकते हैं उसके अंदर, कितना बढ़िया कर सकते हैं, कितनी बेहतर सर्विस दे सकते हैं, कितनी बढ़िया क्लैरिटी दे सकते हैं, वो आप कर पाए तो ये मार्केट आपका है। You are the creator actually. You are Market the is yours. Whole ocean is yours. Super. हाँ, यहाँ के कंप्लेनर नहीं हो सकते, क्योंकि कंप्लेनर विल नॉट क्रिएट, और क्रिएटर कभी कंप्लेन करते करते नहीं। नहीं। क्या बात है। कंप्लेन करोगे तो क्रिएटर नहीं हो सकते, और अगर क्रिएटर हो तो कंप्लेन करने का समय कहाँ है। जी जी जी। सबसे बड़ी गलती जो लोग पास्ट में करते रहे हैं धोलेरा इन्वेस्टमेंट करते समय, अभी भी कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी, वो क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपने सही से मल्टीप्लाई करते लोग भी देखे, आपने करवाए भी हैं, लेकिन लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा है। तो क्या गलतियां लोग कर जाते हैं? सर देखिए, लॉस जो है एक आपके एक पार्ट है, मतलब आपके बिजनेस का एक पार्ट है। जैसे मैं भी आया तो मैंने भी बहुत सारे लॉस किए हैं, नो डाउट। कहते हैं ना कि एक हर चीज़ को करने की एक कॉस्ट होती है जो आप पे करते हैं। एब्सोल्युटली। वो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ एनर्जी, इन टर्म ऑफ टाइम। तीनों ही हो सकते हैं। जरूरी नहीं आपके पैसे का ही लॉस हो, आपके टाइम का भी लॉस हो सकता टाइम का भी लॉस हो सकता है, है, आपकी ऊर्जा का भी लॉस हो सकता है। यार मैं नितिन भाई सच में तुमको दोस्त की तरह ही लेता था। अभी ये अंदर से इतना जो माल निकल रहा है, आई मीन यू आर सच ए नॉलेजेबल पर्सन, अमेजिंग। क्या बात बोल रहे हो आप। आई मीन कितने लोगों का भला होगा इस बात से, जी। मैं बता नहीं सकता हूँ। प्लीज गो अहेड। तो मैंने यहाँ आके पैसे का भी लॉस किया, जी। बहुत सारा ऐसे लोगों के ऊपर टाइम डाला जहाँ डालना नहीं चाहिए था, तो कई बार टाइम का भी लॉस, टाइम का भी लॉस होता है, एग्जैक्टली। और कई बार ऐसे लोगों के साथ ऊर्जा लगाई जो मुझे लगानी नहीं चाहिए। तो मैंने कई जगह एनर्जी का भी लॉस किया। तो लॉस तो हर जगह होता है, लेकिन लॉस के पीछे बाद एक अगली जर्नी शुरू होती है, वो प्रॉफिट की जर्नी शुरू होती है। तो प्रॉफिट आएगा कैसे? जब आपकी जेब से पैसा निकलता है, यानी निकल चुका, आपने मुझे दिया, अब मैं इसका मिसयूज कर सकता हूं तो लॉस हो गया, इसका प्रॉपर यूज कर गया तो प्रॉफिट हो गया। तो आपके प्रॉफिट के लिए मेरा सही होना इंपॉर्टेंट है, वक्त का सही होना इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी और वाइब्रेशन मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगलिटी प्रॉपर होना इंपॉर्टेंट है। जब ये सब कुछ सही होगा तब प्रॉफिट आएगा। लॉस तो पहले ही दिन निश्चित हो गया ना, जेब से पैसा जी 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 जी। तो लॉस ना हो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सही व्यक्ति का चुनाव, सही समय का चुनाव, सही ऊर्जा का चुनाव। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपकी वाइब्रेशन किसके साथ मैच कर रही है। जी। आपको देखना पड़ेगा जो मार्केट में है ही नहीं, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप उसके पास जाके और आप अपने पूरे जीवन की कमाई देते हैं, आप लीगल चेक नहीं करते हैं जी, आप पेपर्स चेक नहीं करते हैं, आप क्लैरिटी नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि नया है। जब नया है तो आपको क्या चेक करनी चाहिए? पेपर्स चेक करने चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी चेक करना चाहिए, आपको क्लैरिटी चेक, कंप्लायंसेस चेक करने चाहिए। तो जब आप ये सब करेंगे तो चाहे नया व्यक्ति हो, लॉस के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे जी। क्योंकि जब आप क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे तो निश्चित तौर पे आप प्रॉफिट ही गेन करोगे, आपका पैसा प्रोटेक्ट रहेगा। हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और आज हम अपने क्लाइंट्स को ये एश्योर करते हैं कि ये गलती आपके साथ नहीं होने देंगे। अगर होती भी है बाई चांस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अब नहीं होंगी गलतियां, गलती तो हर दिन होंगी। तो हम ये कहते हैं जो गलती हमने की है उसका भुगतान मेरा इन्वेस्टर नहीं भुगतेगा, मेरा इन्वेस्टर उसका भुगतान मैं भुगतूंगा, क्योंकि मुझे अब तक ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसका भुगतान भी मैं भुगतूंगा ताकि अगली बार मैं वो ना करूं। तो हमारे क्लाइंट इन्वेस्टर 100% प्रोटेक्टेड रहे, इसका हमेशा हमने प्रयास किया है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इस बीच में होता क्या है ना कि जो एक ग्रोथ है जो आने वाली है वो सब ठीक है, लेकिन कई बार क्या देखा, सरकारों से भी आगे निकलकर बिल्डर्स, ब्रोकर्स ये मार्केटिंग के बाप बन जाते हैं। मतलब आई मीन समझ रहे ना, ये वो हाइप क्रिएट करते हैं मार्केट में कि कई बार शायद सरकार भी सोचे कि ये हम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो
ऐसा भी कुछ है मार्केट में, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इसका मिसयूज भी करते हैं। सर सबके अपने अपने पैटर्न्स होते हैं जी काम करने के, तो उस पर तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि जी। किसकी मार्केटिंग पॉलिसी क्या है, कौन किस तरीके से राइट। काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ आज के समय में, चूंकि टेक्नोलॉजी का युग है, ऑनलाइन पोर्टल पे है, तो हम हमेशा कहते हैं कि हमने जो बातें कही हैं या हमारे जैसा ही कोई दूसरा भाई, कोई रियल एस्टेट कंपनी जो धुलेरा में काम करती है, अगर वो जो कह रही है तो आप फैक्ट चेक तो कर सकते फैक्ट चेक तो कर सकते हैं, एआई का जमाना है, चैट AI का, जीपीटी है, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रॉक है, हजार हाँ, चीजें हैं, आप हजार क्या चीजें। कर सकते हैं। तो मैं वही कहूँगा, फिर वही बात कि क्लैरिटी सही तरीके से सही जगह से लेना बहुत important बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं एक बात जो जोड़ना चाहूंगा, रियल एस्टेट में एक बहुत फेमस वर्ड होता है, इसको बोलते हैं साइट विजिट। रियल एस्टेट में चाहे वो इन्वेस्टर हो या बिजनेसमैन हो, जिसने जमीन की धूल फाकी है ना, उसको सब समझ में आ जाता है। है। दूसरी चीज़, आप आज के टाइम में देखेंगे, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा हाँ जो पड़ा है पब्लिक पोर्टल पे। लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सब देखो, लेकिन आने के बाद आप ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको भी चेक करो। उसको भी चेक करो, मैं नहीं कहता मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% आपको सच मानना मान चाहिए। लीजिए। आप मानो, अच्छी बात है। आप नहीं भी मानो तो मैं ये चाहूंगा कि आप ग्राउंड पे आइए, आप रियलिटी देखिए, फिर हमारा और आपका जो ट्रस्ट बनेगा, जो बॉन्डिंग बनेगी, नेक्स्ट लेवल। वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। तो साइट विजिट की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वही नितिन जी बोल रहे हैं कि आप खुद आइए। अगर आज तक आप लोग धुलेरा नहीं आए हो तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, एक बार आइए, घूम के जाइए, इसकी खुशबू लेके जाइए, ताकि अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में एंजॉय करेंगे, और अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में पछताने का भी मजा आएगा, क्योंकि एक बार खुशबू तो एटलीस्ट ले ली सर थी एक आपने। बात और ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, जी प्लीज। इसलिए भी कहता हूँ, मैं तो सबसे ये कहता हूँ आप 2 महीने में आया कीजिए। हाँ क्यों? अच्छा, आप कल विजिट पे गए थे, जी जी। आप शायद 1 साल बाद चक्कर लगा। हाँ, 1 सवा साल बाद। 1 सवा साल और वो भी इसलिए कि ट्रम्प साहब जरा लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, तो दुबई शांत हो गया था इस बीच में। मैंने कहा चलो अब धुलेरा घूम जाते हैं, नितिन भाई के अच्छा, पास मस्ती 1 साल में आपने खुद देखा होगा कि धुलेरा के अंदर ट्रिमेंडस चेंज आया है। आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं सच बोल रहा हूँ। तो जैसे आप पहली बार ही आए जी। तो आपको लगेगा यार यही चल रहा है, लेकिन जिसने 6 महीने पहले देखा है, जिसने 1 साल पहले देखा है, जिसने 2 साल पहले, आपने अभी एक बात कही कि एयरपोर्ट पे गए नितिन, आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। हाँ, कि क्योंकि आपने 2 जहाँ साल पे पहले अंदर देखा तक था। हम लोग घूम कर आए थे, जहाँ पे मार्किंग स्टोन नजर आ रहे थे, वहाँ पे पूरी वॉल्स बन गई हैं, और ऊपर आर्मी का कैंटोनमेंट बन गया है, और वो जो गन लेके लोग हैं एंड ऑल दैट, वो सब हो गया है। मैंने कहा ये क्या है। तो जो पहले देखा है और जो आगे देखता रहेगा, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो चेंजेस हैं वो फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। फ्रीक्वेंट है एंड वेरी फास्ट। अब मैं ये वर्ड लगाऊंगा, वेरी फास्ट, हाँ, जो कि अभी तक नहीं था। जो कि अभी तक नहीं था। सो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नितिन भाई ये बताओ, क्योंकि अगर 1.5 साल में ये ग्रोथ है तो अगले 10 सालों में क्या होगा, 2035 तक धुलेरा कैसा दिखेगा, आपकी नज़र से हमें दिखाने की कोशिश कीजिए, जो कि रियलिस्टिक होना चाहिए। ड्रीम पार्ट नहीं चाहिए मुझे इसमें। रियलिस्टिकली आपको क्या नजर आ रहा है। सर मेरा मानना ये है कि जिस तरीके की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट धुलेरा में प्लान कर रही है, वो इंडस्ट्रीज आप देखेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर की बात करूं या पहला प्लांट लगा रिन्यू पावर का, आप देखेंगे हमारे देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है और जिनमें हमारी डिपेंडेबिलिटी दूसरे देशों पर है। जैसे आप देखेंगे सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा जो पार्ट इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से आते हैं या दूसरी कंट्रियों से आते हैं। अभी जब रिन्यू पावर को लगाया तो आज वो पूरी देश की ज़रूरत पूरी कर सकता है या इंपोर्ट जो है वो हमारा कम कर सकता है। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस फील्ड के अंदर शुरू हो गया। सेमीकंडक्टर के अंदर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेबिलिटी चाइना और ताइवान के ऊपर है। ये प्लेयर्स हैं। आज हमने टैक लिया ताइवान से और टाटा ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इंडिया में इतना बड़ा ह्यूज प्लांट लगा रहे हैं कि वो देश की एक बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा करेगा। ये अपने आप में इस तरीके का पहला प्लांट है। तो अब हम क्या वो टेक्नोलॉजी को धुलेरा में लेकर के आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी धुलेरा में या इंडिया में नहीं थी, इंडिया में नहीं थी। हम डेटा सेंटर्स की जो प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक सरकार ने अभी अडानी के साथ, या अडानी ने अनाउंस किया है और भी एक कंपनी ने अनाउंस किया है
तो डेटा सेंटर्स में आप देखेंगे कि मोस्टली डिपेंडेंसी कहाँ पर है, यूएस। हमारे इंडिया के जितने डेटा सर्वर्स हैं वो यूएस से मोस्टली। पिछले कुछ समय में हीरानंदानी ने इंडिया में योटा करके लगाया, और भी लोग हैं इस फील्ड में। अभी धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है देश के अंदर डेटा सेंटर्स को लेकर के, एआई डेटा सेंटर्स को लेकर के। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? धुलेरा के अंदर आ रहा है। आप देखेंगे कि इंडिया में आज भी बहुत सारा क्या, कंप्लीटली एयरक्राफ्ट का इकोसिस्टम जो है वो बाहर से ही इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया में नहीं है। अब इसके ऊपर भी जो प्रयास जितने भी चल रहे हैं वो धुलेरा में चल रहे हैं, जिसमें अडानी जी ने एम्बरर के साथ प्लान किया कि 100 सीटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। टाटा ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। तो जब ये सारी इंडस्ट्री अगले 2 साल 4 साल में यहाँ पे अलाइन होंगी, तो अगर आप इन सबका इन्वेस्टमेंट का एक साइज देखेंगे तो करीब 6 लाख करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा साइजिंग है इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। अब आप समझ सकते हैं कि जब 6 लाख करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश सरकार का बजट है कोई 1 लाख करोड़ से नीचे का सालाना बजट मध्य प्रदेश सरकार का। जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहां कुछ नहीं है और 6 लाख करोड़ का, मैं कहता हूं चलो और इंडस्ट्री तो हमें पता नहीं है कि अगले 2 महीने में क्या अनाउंस होने वाला है, अगले 4 साल में क्या अनाउंस होने वाला है, अगले 10 साल में क्या अनाउंस होने वाला है। जो हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो हो चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 6 लाख करोड़ रुपए अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, नई जगह पे इन्वेस्टमेंट आ जाए तो क्या ही चेंज आ सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो ये कोई ड्रीम वाली बात नहीं है, ये रियलिटी वाली बात है जो हम और आप कर रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी पे टाटा ऑलरेडी काम कर रहा है। तो ये भी नहीं है कि कल होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे। आज होटल्स बन रहे हैं, आज टेंट सिटी बना रहे हैं, अभी जो है स्कूल का बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स का काम बनता हुआ हर जो एक सोशल इंफ्रा चाहिए उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है अगले 6 महीने वो सोशल इंफ्रा भी तैयार हो चुका होगा। तो सब कुछ रियलिटी है, सामने है, ग्राउंड पर है, बस आंखों से देखने की जरूरत है। तो इसी में एक और एक्सटेंडेड क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या धुलेरा हमारा जॉब क्रिएट करेगा या ये सिर्फ इन्वेस्टर्स का प्लेग्राउंड बन के रह जाएगा? सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा, क्योंकि इतने सारे जब इंडस्ट्रीज आ रहे हैं तो यहाँ पर लोग चाहिए। और आज भी बहुत सारे आप देखेंगे हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में वेंडर के रूप में काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा नेक्स्ट इंडिया का आप बोल सकते हैं जॉब प्रोड्यूस करने वाला जगह बनेगा, जहाँ पर मल्टीपल वैरायटी के, मल्टीपल आप कह सकते हैं फील्ड का जो है इनोवेशन का काम आएगा। जहाँ पर सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्री आ रही है, तो जहाँ पर और भी अदर जैसे स्कूल्स बन रहे हैं तो टीचर्स भी चाहिए होंगे। वहाँ पे अगर हॉस्पिटल आ रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे अभी तक नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में जब होटल्स बन रहे हैं 3-4, तो ऑटोमेटिकली होटल मैनेजमेंट के लोगों का वहाँ पे इंडस्ट्री आने वाली है। जब वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है तो वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग और इस तरीके के नए जॉब्स और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड ऐसे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। तो आप देखेंगे हर सेक्टर के अंदर, नॉट इन अ सिंगल इंडस्ट्री, बट आप हर सेक्टर के अंदर देखेंगे कि जॉब राइज होने वाले हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि करीब 8 लाख वहाँ पर रोजगार वो पैदा करेंगे आने वाले जो भी उनका 1 डिकेड या 2 डिकेड का जो समय है, वो उसके अंदर में करीब 8 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जॉब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये बड़ा हब बनेगा इंडिया का। जॉब क्रिएशन से निकल के थोड़ा और आगे चलते हैं। जॉब के साथ साथ जितने भी MSMEs होते हैं या मिडिल क्लास, जो आजकल सब लोग अपना काम करना चाहते हैं, तो मिडिल क्लास के लिए भी ये वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे नज़र आ रहा है, या ये सिर्फ अंबानी, अडानी और बड़े नामों के लिए रह जाए? सर बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही है, मतलब मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट। जॉब एक जॉब हो गया, एक अंबानी और अडानी हो गए जी, बाकी लोग जो अपॉर्चुनिटिस्ट हैं क्या क्या? बहुत बढ़िया, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे जितनी भी स्किल्ड लेबर आ रही है अभी प्रेजेंट में, हाईली पेड लोग आ रहे हैं। हाँ, जैसे जहाँ तक मुझे आइडिया है, बट मैं समझता हूँ कि मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। अच्छा, बट एक अच्छा खासा अमाउंट इशारा कर सकते हैं। टाटा जो है जी, अपने एक एम्प्लॉय के सिर्फ एकोमोडेशन और फूडिंग के लिए
खर्च कर रहा है राइट, सिर्फ एकोमोडेशन और फूडिंग के लिए। बिल्कुल। और ऐसे मैं बोल सकता हूँ थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जिनके ऊपर वो कर रहा है, यानी सैलरी भी लाखों में उनको पे कर रहा है। जब आप किसी व्यक्ति के खाने और एकोमोडेशन पे ही एक ठीक ठाक सा खर्चा कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि आप उनको हाईली पेड आपके लोग हैं जिनको आप इंडिया में लेकर के आ रहे हैं। इसको मैं नितिन जी को बोलना थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आदमी जब बड़ा हो जाता है तो संभल के बोलना पसंद करता है। आप ये समझिए कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, वो इंडस्ट्रीज चलाने वाला जो पायलट होगा या जो एम्प्लॉयज़ आएंगे, लेबर नहीं बोलेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आएंगे, वो वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स आएंगे। तो वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और बाकी सब लोग वर्ल्ड के बेस्ट, और ये सब वर्ल्ड के बेस्ट है, तो ये वर्ल्ड के टॉप 1% इनकम मेकर्स हैं। तो चाहे इनकम बनाए या इनके रहने खाने के लिए खर्चा हो, वो वर्ल्ड का बेस्ट ही होने वाला है। बेस्ट होने वाला है। तो शायद मैं कुछ हद तक वहाँ ले गया आपको। अब इसको बताने के पीछे मेरा रीज़न क्या है, किसी भी जगह जो वहाँ का एक इकोसिस्टम और बिजनेस चलता है वो चलता है वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। आप मेरे वर्ड को बिल्कुल पर कैपिटा इनकम पकड़ लीजिए आप, है ना, कि वहाँ रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम क्या है, उसके हिसाब से उनकी बाइंग कैपेबिलिटी होती है, बाइंग कैपेसिटी, उनकी खर्चा करने की कैपेसिटी होती है। Absolutely. तो आप समझिए जब धुलेरा के अंदर पर कैपिटा इनकम हाई होगा, और हाई क्यों होगा उस पर हम पीछे बात कर चुके कि क्यों हाई होगा। मिनिमम से मिनिमम भी अगर कोई सैलरी वाला होगा तो मैं समझता हूँ 40-50 हज़ार 50 हज़ार से नीचे वहाँ कोई सैलरी वाला नहीं होगा। हाँ, ये तो बॉटम है, बॉटम है। तो जब पर कैपिटा इनकम हाई होगा तो खर्चा, मार्केट में इनफ्लो अच्छा होगा, खर्चा करने के लिए लोग तैयार होंगे, उनकी परचेज कैपेसिटी हाई होगी। तो जब परचेज कैपेसिटी हाई होगी तो वो तो अडानी जी आके नहीं प्रोवाइड करेंगे या रिलायंस आकर के उन बिजनेसेस में नहीं प्रोवाइड करेंगे। सही बात। वहाँ कौन इन्वॉल्व होगा, जिनकी हम बात कर रहे थे, वहाँ से रोल शुरू होता है मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास जो मीडियम बिजनेस को वहाँ पे कैटर करते हैं। तो उनके लिए कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मैं एक टेक्निकल सा समझाया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं लॉजिकल बात समझाई है कि उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, ये हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो करोल बाग्स और खान मार्केट्स और नोएडा के फेमस मार्केट से लेकर मॉल्स से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और जितनी भी तरह के आप बिजनेस सोच सकते हो, पान खोखा के खोखे से लेकर, वो भी स्टाइलिश से लेकर, बड़े बड़े बियर कैफे टू कॉफ़ी टू रेस्टोरेंट्स टू होटल्स टू व्हाट नॉट, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं। और कई बार अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो ये धुलेरा आपके लिए फ्यूचर डेस्टिनेशन है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस बिजनेस में नहीं घुस पाए, बहुत अच्छे हाईली हॉट स्पॉट मार्केट में नहीं घुस पाए। धुलेरा इज अ प्लेस जहाँ पे अब अपने नए ड्रीम की शुरुआत आप नए तरीके से कर सकते हैं। वाह, मतलब मुझे लगता है मैं ज़्यादा बात करूंगा आपसे तो दुबई जाना छोड़ दूंगा या दिल्ली भी नहीं जाऊंगा और अहमदाबाद में ही बैठ जाऊंगा। सर मैं तो सबसे कहता हूँ कि कई बार मैं कह देता हूँ, आप मैं इसको माइंड मत कीजिएगा क्योंकि आप एक बड़े मार्केट का हिस्सा हैं। मैं कहता हूँ आप दुबई जा रहे हो, लेकिन देश में इससे कई गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं, तो आपको इधर देखना चाहिए। तो आपसे ही मैं वही कहूँगा कि यहाँ देखना चाहिए। तो अभी कैमरे के सामने बहुत प्यार से बोल रहे हैं, बट पीछे गले में हाथ डाल के भाई इस पे काम करने का अगर आज आपको खुद को धुलेरा में इन्वेस्ट करना हो, यू आर अ न्यू वन, तो आप एग्जैक्टली कहाँ से शुरुआत करेंगे? सर डिपेंड करता है कि मेरे पास बजट क्या है, और बजट के हिसाब से मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट जोन्स एंड डिफरेंट एरियाज। तो अकॉर्डिंग टू बजट तो शुरुआत करते हैं। माना एक अप्रॉक्सीमेटली एग्जांपल ले लेते हैं, 50 लाख से ऊपर का, 50 लाख के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट का, अगर से जेब से शुरू करते हैं। इससे नीचे का भी एक नटशेल में बता देता हूँ, किसी के पास इससे नीचे का भी इन्वेस्टमेंट है तो वी हैव द अरेंजमेंट, बट 50 या उससे ऊपर का करना है तो फिर कहाँ? अगर 50 लाख से मेरा करोड़ के बीच में बजट है तो मैं कहूँगा कि अगर अंदर आपको कोई लैंड का छोटा ऐसा पार्ट ऑफ लैंड मिलता है, पीस या प्लॉट, आप अपने नहीं बताइए, सपोज नितिन जी आए हैं, हाँ, और नितिन जी जेब में 50 लाख रुपए लेकर आए हैं, हाँ, या 60-70, तो आप नितिन जी आए नए, अब देखिए मैं कहाँ से स्टेप 1
स्टेप 2, अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आया है, कहाँ से शुरुआत करेगा? तो पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि अगर मुझे 50 लाख रुपए में अंदर कोई ऐसा पार्ट मिल जाता है धोलेरा सर के अंदर। सर के अंदर, तो पहली प्रायोरिटी मेरी वो रहेगी। और सेकेंडरी प्रायोरिटी मुझे ये रहेगा कि अगर नहीं मिल पा रहा है तो मुझे कोई फिनिश्ड यूनिट मिल जाए जिसको मैं रेंट आउट कर सकूं, क्योंकि रेंटल बहुत अच्छा है धोलेरा के अंदर, हाई रेंटल डिमांड है। तो वो 8% से 10% के आसपास जा सकता है रेंटल यील्ड। तो फिर मैं वहां जाऊंगा कि कम से कम मुझे 50 लाख डाल के मेरे को एक अच्छा खासा रेंटल शुरू हो जाएगा। तो नितिन भाई थोड़ा संभल के, क्योंकि आप 8% रेंटल की बात कर रहे हो, ये हम लोग दुबई के लिए बोलते हैं दोस्त। सर मैं कहूँगा धोलेरा के लिए आगे से बोलिए। हाँ नहीं, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि इंडिया में 8% लेना बहुत टफ जॉब है, मुझे मालूम है, मैं ऑल इंडिया काम करता हूँ। लेकिन अगर धोलेरा में ऐसा कर पा रहे हैं तो सैल्यूट टू यू। हाँ, धोलेरा में पॉसिबल है। धोलेरा में पॉसिबल है जी, वेरी गुड जी, कंटिन्यू करते हैं, आप बोल रहे थे। तो सेकंड प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि अगर मुझे उसमें अगर कोई इस तरीके का लैंड पार्सल नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे मेरे बजट में सेट होता है, तो फिर मुझे इस प्राइस में मुझे कोई फिनिश्ड यूनिट मिल सकती है, लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट या कॉटेजेस या कोई विला इस तरीके का। तो वहाँ फिर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि क्या है, मुझे रेंटल यील्ड मिल सके। ओके। लैंड खरीदते समय कौन कौन से पेपर्स, डॉक्यूमेंट या लीगैलिटी एक आम आदमी को चेक कर लेना चाहिए, थोड़ा आप बताइए, बिकॉज इसी में लोग थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। सर देखिए, रेवेन्यू के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, और स्पेशली मैं गुजरात का कहूँगा कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं जी रेवेन्यू के अंदर। बट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि सबसे बड़ी बात क्लैरिटी प्रोवाइड की है। अब क्लैरिटी और कॉम्प्लिकेशन दो अलग पार्ट है। जी, हर रेवेन्यू, ये मैं बड़ी अभी टेक्निकल सी बात कर रहा हूँ भैया, कि एक सर्वे नंबर के अंदर हर सर्वे नंबर की एक अपनी आइडेंटिटी है। ओके। हर लैंड की अपनी आइडेंटिटी है। लोग क्या करते हैं, किसी ने बताया ये विलेज है, ये नंबर है, और वो ठीक है टोकन कर दिया, पैसे दे दिए, और फिर कई बार फाइनेंशियल लॉसेस झेलते हैं। वो उस कॉम्प्लेक्सिटी में ही नहीं जाते हैं। मैं कहता हूँ रेवेन्यू के अंदर आपको समझना पड़ेगा, जिस तरीके से मेरा और आपका स्किन टेक्सचर अलग है, हमारे आई रेटिना अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, हमारा बॉडी का शेप अलग है, हमारा हेयर स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है। ऐसे ही लैंड के अंदर हर रेवेन्यू नंबर का एक अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी हिस्ट्री होती है, अपना उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। उसके अंदर समय समय पे लोग आते हैं, कोई व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर्स आते हैं, तो एक पूरी स्टोरी होती है। तो उस स्टोरी में क्या कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ है, कोई चीटिंग तो नहीं हुआ है, कोई गलत तरीके से एंटर तो नहीं हुआ है। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं टाइटल और सर्च। पिछले 30 सालों में इस जमीन के साथ क्या क्या हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको सर्च रिपोर्ट लेना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपको एक कोई वेल रेपुटेड एडवोकेट जिसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। एक लीगल वकील तो सारे ही होते हैं जी, जिसने वाइट शर्ट और ब्लैक कोट डाला हुआ है, लेकिन सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो मैं कहूँगा एक सुलझे हुए व्यक्ति से जो आपको लगता है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी है, ऑफ कोर्स, तो ऐसे व्यक्ति से अपना टाइटल रिपोर्ट लें, उसके ओपिनियन को समझें कि उसने ओपिनियन क्या दिया है। उसके बाद अगर आप बाय कर रहे हैं, उसके बाद आप एनए की प्रोसेस में जा रहे हैं, क्या ये नंबर एनए हो पाएगा, नॉन एग्रीकल्चर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आपने चेक किया है कि नहीं। तो जब आप टाइटल चेक करते हैं, सर्च चेक करते हैं और प्रॉपर एनए का चेक करते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसके बाद आप जो भी फर्दर प्रोसीडिंग है वो आप करते हैं, तब कहीं जाके मैं मानता हूँ कि आप एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं। तो टाइटल देखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ध्यान से एक दो चीजें बिल्कुल ध्यान से रखिए। सबसे पहले टाइटल क्लियरेंस। हाँ, टाइटल सबसे पहले बोला आपने टाइटल क्लियरेंस। सेकंड एनए एक वर्ड आपने बोला, हाँ, नॉन एग्रीकल्चर। ये नोट कई राज्यों में सीएलयू बोलते हैं, कई राज्यों में जिसको सीएलयू बोलते हैं, डाइवर्शन बोलते हैं कुछ राज्यों में, तो वो आपको करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जोनिंग सर्टिफिकेट, अगर आप अंदर कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे जोनिंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको पता होगा कि ये लैंड कहाँ पर है। कई बार लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं जोन्स को लेकर के, क्योंकि कई जगह अभी और अपडेट चल रहे हैं टाउन प्लानिंग के नक्शों में। तो पुराना जो है सर्टिफिकेट ही होता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये जोन इसमें दिख रहा है लेकिन एपी इधर आ रहा है। तो वो भी थोड़ा क्लैरिटी समझने जैसा है कि वो कैसे होगा। तो उसको भी संबंधित व्यक्ति से आप एक बार पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, तो वो आपको
वो भी जेन्युइन जानकारी होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ओके, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी ही ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आम आदमी आएगा, कोई दिल्ली से इन्वेस्ट कर रहा है, कोई जालंधर से कर रहा है, कोई बॉम्बे से कर रहा है, उसको लगता है मैंने ज़मीन ले दी, कल को कब्जा हो गया तो? क्योंकि भाई हमारे यूपी में जब से योगी जी आए तब से काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं, वरना ज़मीन मतलब तो कब्जा ही होता था, आपका दूध वाला ही कब्जा कर लेता था। हाँ बिल्कुल। तो गुजरात के बारे में लोगों के इस फियर का कोई आंसर है? सर पूरे इंडिया में एकमात्र स्टेट है जिसने लैंड ग्रैबिंग एक्ट बनाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए आप। लैंड ग्रैबिंग एक्ट। ग्रैबिंग एक्ट, आप इसको चैट जीपीटी में जाके चेक कर सकते हाँ, लैंड ग्रैबिंग एक्ट क्या कहता है कि अगर आपकी ज़मीन पे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है, आपकी ज़मीन है, कब्जा किसी और ने किया है, और आप लैंड ग्रैबिंग के तहत आप पुलिस में एफआईआर करते हैं, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें गिरफ्तारी होना तय है और उसमें 6 मंथ तक बेल नहीं है, हैं। इवन जुर्माना भी लग सकता है। तो जब से ये लागू हुआ है तो जितने भी कब्जे थे वो मोस्टली रिलीज हो गए हैं गुजरात में, तो ऐसा कोई नहीं है। दूसरी बात, धुलेरा के अंदर अच्छी बात क्या है कि जैसे यहाँ टीपी प्लान जो लगाया है, टाउन प्लानिंग, तो उसमें आपको डेडिकेटेड एक एफपी मिलता है, सरकार देती है। क्या मिलता है? एफपी, फाइनल प्लॉट। एफपी, हाँ, फाइनल final प्लॉट। तो फाइनल प्लॉट का जो आपको पोजीशन लेना है वो गवर्नमेंट से लेना है, तो टेक्निकली प्राइवेट पोजीशन जैसा कुछ बचता नहीं है, तो वो भी जो आपको लेना है वो सरकार से लेना है। तो यहाँ आप 100% टेंशन फ्री हो जाते हैं कि इस तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करना पड़ेगा। ओके, तो मान के चल सकते हैं कि अगर हम धोलेरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं हो सकता। जी। अच्छा, बाकी जगह जैसे एक अथॉरिटी होती है, फिर रेरा देखते हैं, अप्रूवल हम देखते हैं एंड ऑल दैट। इसकी स्थिति धुलेरा में जो भी प्लॉटिंग्स हो रही हैं या जो भी प्रॉपर्टी बंदा ले रहा है, तो उसको नहीं समझ में आएगा ना, बोले अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी दे रही है क्या मुझे, जी। या मैं किसान का ले रहा हूँ या सरकार से ले रहा हूँ, और रेरा की क्या स्थिति है उनमें, मतलब उसको तो कंप्लायंस क्लियर चाहिए। जी। इसके बारे में थोड़ा सा और। सर इसमें 2 चीज़ें हैं, आप धुलेरा के अंदर बाय कर रहे हैं या उसके विसिनिटी एरिया में बाय कर रहे हैं। यदि आप अंदर बाय कर रहे हैं तो आपको टाइटल चेक कर रहे हैं और आपको एनए ऑर्डर चेक करना है और जोन जो मैंने आपको बोला जी। तो ये लैंड के लिए। यदि आप प्लॉटिंग में जा रहे हैं, सब प्लॉटिंग में जा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये इसका प्लान पास है कि नहीं है। हाँ। तो अभी पूरे एसआईआर में प्लान पास नहीं होता है, डेडिकेटेड जो एरिया डेवलप हुआ है वहाँ पर ही प्लान पास होता है, और प्लान पास के बाद रेरा लेना कंपलसरी है। तो वहाँ पर वो कंप्लाइंस आपको पूरा रजिस्ट्री ही तब होगी, तो ऐसा प्रोसीजर ही बना रखा है सरकार ने। ओके। दूसरा, जब आप बाहर जाते हैं यानी कि विसिनिटी एरिया में, वहाँ पर रेरा लागू नहीं होता है, तो आपको प्लान पास कराना होता है, मतलब एनए के बाद आपको प्लान पास कराना कंपलसरी, और प्लान पास के बाद आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। फिर जो भी आपकी बिल्डर्स और डेवलपर के साथ जो टर्म्स हैं वो उस पर काम करना होता है। तो मेनली रेरा आपका अंदर लागू होता है, वो भी जहाँ डेवलप हो गया है वहाँ पर ही प्लान पास हो रहे हैं और वहाँ पर ही। अदरवाइज जो रेस्ट एरिया भी डेवलप होना है वहाँ पर प्लान पास नहीं हो रहा है। तो आप लैंड बाय करके इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, लेकिन प्लान पास या प्लॉटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके जी। सो अंदर मोस्टली लोग जितने भी ले रहे हैं तो ये सरकार से ले रहे हैं या ये फार्मर से ले रहे हैं। फार्मर से ले रहे हैं? यहाँ 2 तरीके की लैंड है जी। एक फ्री होल्ड लैंड है, एक लीज्ड लैंड है। ओके। जब आप सरकार के पास जाते हैं तो सरकार 2 तरीके की लीज करती है। सरकार लीज पे देती है आपको जमीन, वो भी ये आपको बहुत क्लैरिटी से समझने की जरूरत है सभी लोगों को कि सरकार यहाँ पे लीज लैंड देती है, लेकिन वो देती कहाँ है, एक तो जहाँ उसने डेवलप कर दिया है सिर्फ उस एरिया में देती है। 2 तरीके की लीज करती है, एक करती है एंड यूजर को और एक करती है जिसमें आप सब लीजिंग के आपको राइट देती है। ओके। तो पहली हम बात करते हैं कि लीज पर जो ज़मीन देती है उसमें क्या है। तो जो लीज पर ज़मीन देती है एंड यूज़र को, वो देती है इंडस्ट्रीज़ को, जैसे टाटा को दिया, जैसे रिन्यू पावर को दिया, जैसे पॉलीकैब या कोई और दूसरे बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो एंड यूज़र, आपने कहा कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है, आपको ज़मीन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने आपसे लीज अमाउंट लिया और आपको लीज करके 99 ईयर्स का दे दिया। पर ईयर जो उनके चार्जेस रहते हैं पर स्क्वायर मीटर वो अलग से वो लेते हैं। आपको 1 साल के अंदर वहाँ पे काम शुरू करना है, नहीं तो सच पेनल्टीज के कुछ प्रोविज़न है, 2 साल नहीं करते हैं पेनल्टी के प्रोविज़न है। अगर एक आप पर्टिकुलर टाइम तक अगर काम नहीं करते हैं तो वो लीज निरस्त करने का भी अधिकार अथॉरिटी को है। राइट। पहली चीज़। अब आते हैं हम दूसरी पे जिसमें सब लीजिंग राइट मिलते हैं, तो वो मोस्टली रेजिडेंशियल या कमर्शियल इस तरीके की लैंड लेकर के आते हैं। तो वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑक्शन में देती है लैंड। गवर्नमेंट का एक बेस प्राइस होता है,
जिसमें ई टेंडरिंग के थ्रू लोग उसमें बिडिंग करते हैं। ओके, तो सभी आपने कोई एक X प्लस प्राइस किया, मैंने X प्लस 2 किया, किसी ने X प्लस 3 किया, जी, तो वो बड़ी ट्रांसपेरेंट जो है प्रोसेस रहता है गवर्नमेंट का। तो जिसमें हाईएस्ट जिसने बिड किया होता है, सरकार उसको ज़मीन देती है, उस पर वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करके आगे सब लीजिंग कर सकते हैं। तो लीज इस तरीके से मिलती है। ओके, आप खाली इन्वेस्टमेंट करके छोड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको फ्री होल्ड लैंड ही लेना पड़ेगा। जैसे आप दुबई में भी ऐसा ही सिस्टम जी, है, जी, बिल्कुल। लीज है और फ्री होल्ड है। Exactly. तो यहाँ पर जो किसानों से हम और आप बाय कर रहे हैं, वो सारा का सारा फ्री होल्ड बाय करते हैं। फ्री होल्ड बाय करते हैं जी, अब बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, Safe है, लीगल है, secure है, और बिल्कुल। सीधा बाय करेंगे, सीधा आपके नाम रजिस्ट्री सीधा होगी, सीधा रजिस्ट्री, ना ही सीधा कोई कब्जा हो सकता है, ना ही कुछ। कुछ भी नहीं सर। धोलेरा वर्सेस टायर 2 सिटीज, थोड़ा इजी क्वेश्चन पे चलेंगे। धोलेरा वर्सेस टायर 2 सिटी, यानी कि आज के डेट में अगर मुझे धोलेरा इन्वेस्ट करना है दिल्ली से आके, या अहमदाबाद ईस्ट इन्वेस्ट करना है। सर हमने पीछे बोला ही था कि अभी ये जो 26 के बाद जो समय हो रहा है वो स्टैग्नेंसी वाला हो रहा है, हाँ, और यही कारण है कि पूरे इंडिया से फ्लो धुलेरा की तरफ है, और यहाँ डेवलपमेंट अनस्टॉपेबल है। जी। तो निश्चित तौर पे धुलेरा। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो स्टॉक मार्केट पे बहुत बिलीव करते हैं। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में भी वर्सेस धोलेरा, सर एक बॉम्ब फेंकता है यूएस ईरान के ऊपर, या इजराइल फेंक देता है जो है ईरान के ऊपर, तो पूरा का पूरा मार्केट का इकोसिस्टम हिल जाता है। हिल जाता है। चाहे इंडियन मार्केट हो, चाइना का मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हिल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है। उसके अपने रूल्स हैं। अपने रूल्स हैं, हर इंडस्ट्री का अपना रूल है। लेकिन आप देखेंगे रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता कि एकदम से मार्केट आधा चला गया या कोई शेयर टूट गया तो पता चला कि एक पीछे एक कंपनी थी बाइजूस या ऐसा कुछ, वो पता चला उसकी वैल्यूएशन ही जीरो हो गई। जीरो हो गए। तो प्रॉपर्टी के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लैंड की वैल्यू जीरो हो गई। किसी की 5 करोड़ की कोठी 2.5 करोड़ की नहीं होती, क्योंकि बॉम्ब चल रहे हैं कहीं। करेक्शन हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबली वहाँ आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जो हमने बात करी, आपको पेशेंस। तो निश्चित तौर पे रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में भी धुलेरा इस समय इसलिए क्योंकि यहाँ नेक्स्ट डेवलपमेंट, और जब भी कहीं भी रियल एस्टेट बढ़ता है तो बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो शंघाई हो, चाहे वो भी इंडिया में बना हुआ जेवर एयरपोर्ट हो, आप कहीं भी चले जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की रीढ़ है, और उस पर उस रीढ़ को मजबूत करने के लिए पूरा का पूरा देश का इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियलिस्ट का इकोसिस्टम धुलेरा में लगा हुआ है। जी, सो चॉइस इज आवर्स। यस। सो नितिन जी, लास्ट में थोड़ा सा एक रैपिड राउंड आपके साथ करेंगे, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा वन ऑफ द बेस्ट धुलेरा से रिगार्डिंग पॉडकास्ट हो चुका है। धुलेरा हाइप या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी, नो डाउट अबाउट इट। 1000x अपॉर्चुनिटी। 1000x अपॉर्चुनिटी। बेस्ट इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 3 years, 5 year और 10 years? मिनिमम 5 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर। मैक्सिमम 10 years. यस। बिगेस्ट मिथ अबाउट धुलेरा? ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है। सोने की टिक्की लाके रखेंगे तो वैसा का वैसे ही रहने वाला है, बट उसकी वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, लेकिन आगे देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। सेइंग इज बिलीविंग। और ग्राउंड पे आगे देखना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ गया। वन एडवाइस चलते चलते, लास्ट एडवाइस आपकी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। यही समय, सही समय। यही समय सही समय है। तो मोदी जी की लाइन पे चल के नितिन भाई बोल रहे हैं यही समय है, सही समय, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम सर अपने घर के मुखिया को फॉलो करते हैं ना, तो हमारे मुखिया जी मोदी साहब हैं। मोदी साहब हैं। यही समय है, सही समय है। हाँ, मैं इसके लिए एक लास्ट लाइन बोल के इस पॉडकास्ट को फिनिश करूंगा। जिस जगह पे मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी को अटूट विश्वास है और जिसके लिए वो लगे हुए हैं, मुझे कोई राइट नहीं बनता कि मैं उस पर ज़्यादा सवाल करूं। जी, सो धन्यवाद नितिन भाई, थैंक यू सो मच। और इस पॉडकास्ट से एक दोस्त के अंदर नॉलेज का क्या अंबार भरा हुआ है, वो मैंने आज देखा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थोड़ी सी कोशिश की आपके सवालों का जवाब देने की। कोशिश में बहुत गहराई थी, और ये करोड़ों लोगों की कितनी मदद करने वाला है ये मुझे मालूम है। श्योर।
बहुत सारे लोग हैं जो इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने पैसे को 10x 100x करेंगे और उसका क्रेडिट आज की आपकी इस आप बात को हमेशा जाएगा। से आदर्श रहे हैं कई लोगों का, आपने लोगों के जीवन में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन किए हैं, लोगों को गाइडेंस दिया है और निश्चित तौर पे आप हमेशा भी देते रहेंगे। आज ये पॉडकास्ट भी उसी पूरी एक जर्नी का एक हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है और आई एम 100% श्योर कि आज का जो हमारा कन्वर्सेशन है वो कई लोगों को एक नई एनर्जी देगा, कई लोगों को नई नॉलेज देगा और सही इन्वेस्टमेंट करने का उनको एक रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल So, दिखाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।